Hello everyone, hope you are doing well and fine. दोस्तों, in this series of Power PYQs, we are going to complete climatology PYQs of last 35 years. From 1991 to 2025, जितने भी यूपीएससी ने क्लाइमेटोलॉजी से क्वेश्चन पूछे हैं ना आपके अभी तक, हम सारे क्वेश्चन जो हैं वन बाय वन एक्टिव रिकॉल की मेथड से सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। और मैं हर एक क्वेश्चन के अंदर ना दोस्तों आपको वैल्यू एडिशन भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है और रिलेवेंट होता है। और देखो दोस्तों, इस सीरीज़ में मैं आपको हर एक क्वेश्चन का ना माइंड में बेस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों ये है कि इस सीरीज़ के अंदर मैं आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करवा रहा हूँ आपकी, या फिर आप बोल सकते हो लॉजिकल ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ हर एक क्वेश्चन के अंदर, जो कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिल्कुल 100% हेल्प करेगा। देखो दोस्तों, लॉजिकल थिंकिंग होती क्या है? तो आप लॉजिकली एलिमिनेट मार सको ऑप्शंस को, आप एग्ज़ामिनर का माइंडसेट पकड़ सको कि उसने क्वेश्चन फ्रेम कैसे करा, स्टेटमेंट कैसे बनाए, कहाँ गलत करा, कहाँ सही करा। अगर आप ये पढ़ना सीख गए ना, तो आप क्वेश्चंस को ईज़िली सॉल्व कर जाओगे। ठीक है दोस्तों? और एक बात और दोस्तों, देखो ये जैसे कि मैं आपको ज्योग्राफी के पीवाईक्यू सॉल्व करवा रहा हूँ ना लास्ट 35 इयर्स की, ऐसे ही मैंने पॉलिटी के कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है? और इकोनॉमी के भी कंप्लीट करा दिए हैं और मॉडर्न हिस्ट्री के भी कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है? तो ये सारी वीडियोज़ भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, जाकर आप वॉच करो, चैनल पे सारी वीडियोज़ अवेलेबल है। और देखो दोस्तों, इसके बाद हम इसके मैपिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज़ के। और मैपिंग से सबसे ज़्यादा यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? तो 100 से अबव क्वेश्चन जो है मैपिंग से क्वेश्चन पूछे हैं अभी लास्ट 35 इयर्स में यूपीएससी ने। और क्लाइमेटोलॉजी के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं 35 इयर्स में यूपीएससी ने 56 क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये 56 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर सॉल्व कर देंगे हम। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको जब पीवाईक्यूज़ कराऊँगा, ठीक है? इन ज्योग्राफी के और मैपिंग वाले, तो मैं इसके अंदर आपको मैपिंग भी साथ-साथ पढ़ा दूँगा सारे, ठीक है? जो इंडियन मैपिंग है ना, उसका फुल कवरेज करा दूँगा आपका, ठीक है? तो इसकी टेंशन मत करना कि मैं आपको मैपिंग नहीं कराऊँगा, मैपिंग भी डिटेल में कराऊँगा आपको। और एक-एक चीज़ समझा दूँगा, जो कि आपको पूरा हेल्प करेगा एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करने में दोस्तों। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन क्लाइमेटोलॉजी के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं दोस्तों, ठीक है? तो यहाँ पर आकर आप देखो दोस्तों, तो क्लाइमेटोलॉजी से ना यूपीएससी हर साल 2 से लेके 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है? दैट मीन्स 6 मार्क्स की जो तैयारी है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको क्लाइमेटोलॉजी से ही मिलने वाली है, ठीक है? और ये मैंने आपको स्टैटिक पार्ट भी कंप्लीट करवा दिया है क्लाइमेटोलॉजी का, ठीक है? थ्योरी पार्ट भी। तो इनकी वीडियोज़ भी चैनल पे अवेलेबल है, तो इसको देख लेना। जहाँ पर मैं आपको पीएमएफआईएस का पूरा मटेरियल जो है, ज्योग्राफी का कंप्लीट करवा रहा हूँ और साथ में एनसीईआरटी भी, ठीक है? चलो, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, क्लाइमेटोलॉजी के अंदर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर से, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन से, हीट बजट से, प्रेशर बेल्ट्स, विंड सिस्टम, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, क्लाइमेटिक प्रोसेस लाइक साइक्लोन, एल नीनो एटसेट्रा। अब एल नीनो पढ़ रहे हो तो ला नीना भी पढ़ोगे आप, इंडियन ओशन डायपोल भी पढ़ोगे, ठीक है? पूरा मॉनसून सिस्टम पढ़ोगे आप, और मैंने मॉनसून आपको पढ़ाया भी है दोस्तों पूरा। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट्स, क्लाइमेटिक टाइप्स, नेचुरल वेजिटेशन, और ये सब जो है ना दोस्तों मैंने आपको क्लाइमेटोलॉजी के अंदर पढ़ा डाला है, ठीक है? तो अगर आपने वो सारी वीडियोज़ नहीं देखी होंगी मेरी स्टैटिक थ्योरी वाली, तो देख लेना। वहाँ आपको मैंने सब कुछ, सारे कांसेप्ट आपको मैंने समझा दिए हैं, पढ़ा दिए हैं, ठीक है? और ये सारे पीवाईक्यू बेस्ड ही मैंने वहाँ पर आपको सब कुछ पढ़ाया है दोस्तों। जैसे कि मैं अभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 ही दिखा दूँ, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है? 2 भी पढ़ा चुका हूँ, और क्वेश्चन नंबर 2 तो दोस्तों आपका 2024 में ही पूछा गया है, ठीक है? आइसोटोन्स के ऊपर। ये 2024 का पीवाईक्यू भी है, ये रिपीट हुआ है। इसी को कहता हूँ मैं पावर ऑफ पीवाईक्यू, कि भैया क्यों क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अभी भाई आइसोटोन्स आपने भी 2024 के अंदर ही क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। देखो, दिखा देता हूँ मैं। देखो, ये क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट इन्फ्रेंस या इन्फ्रेंसेस फ्रॉम आइसोथर्मल मैप्स, मंथ ऑफ जनवरी। और ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, इन जनवरी, खुद दे दिया मंथ जनवरी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आइसोथर्म्स के बारे में, और स्टेटमेंट भी यही थे। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 के आप स्टेटमेंट देखोगे ना, तो यही था, सेम स्टेटमेंट था, बस थोड़ा चेंज कर दिया गया। यहाँ स नॉर्थ बोल दिया गया, तो वहाँ पर पोल वर्ड बोल दिया गया नॉर्थ को।
है ना? और यहाँ पर साउथ बोल दिया गया तो वहाँ पर इक्वेटर वर्ड बोल दिया गया, ठीक है? बस थोड़ा कीवर्ड चेंज करा, बस कंसेप्ट तो वही रहेगा ना, कंसेप्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 2 अब मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन नंबर 1 भी देखो डस्ट पार्टिकल्स। सो ये क्वेश्चन कहाँ से है आपका? ये क्वेश्चन है आपका कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर से, ठीक है? कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर से और कहाँ से? मैं आपको बताता हूँ यहाँ से देखो अ, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, है ना? और क्लाइमेटिक प्रोसेस में अगर आप देखो दोस्तों, जब आप पढ़ते हो ना जैसे कि वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, ट्रेड विंड्स, ठीक है? तो ये सेकंड जो आपका स्टेटमेंट है ना, आप वहाँ इस कंसेप्ट को लगाकर इसको सोल्व कर लेते हो। तो क्वेश्चन जो है दोस्तों कंसेप्चुअल बेस्ड है। अगर आपने कंसेप्ट क्लियर करे ना, तो ये सारे क्वेश्चन ईज़िली सॉल्व हो जाएँगे, ठीक है? बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब क्वेश्चन कैसे ही पूछ ले यूपीएससी या एग्जामिनर, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। देखो कैसे? देखो, अभी क्वेश्चन मैं आपको वन बाय वन सोल्व करके दिखाऊँगा कि लॉजिकली क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, कैसे नॉलेज का इस्तेमाल करना है, ठीक है? कहाँ एलिमिनेशन लगना है, सब कुछ बताऊँगा, ठीक है? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ अभी कि देखो कंसेप्ट अगर क्लियर होते हैं ना, अगर आपने सही से पढ़ाई करी होती है ना, तो क्वेश्चन सोल्व होता है। और देखो कंसेप्ट अगर क्लियर होगा ना दोस्तों, तो आपको भी भूलोगे भी नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट की शिकायत होती है कि मैम पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, फिर रिवीजन करना पड़ता है। भाई इसका रीज़न यही है कि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तभी आप भूल रहे हो। अगर आप कंसेप्ट क्लियर रखोगे ना, तो कभी भूलने वाले तो नहीं हो भाई, ये तो मैं बोल रहा हूँ लिख कर। कंसेप्ट क्लियर कर लिए, पीवाईक्यूज़ लगाओ, याद हो जाएगा सब चीज़, ठीक है? जैसे मेरी वीडियोज़ अगर देख रहे हैं ना, उसमें मैंने कंसेप्ट क्लियर करा है आपका, वहाँ से कंसेप्ट क्लियर करा आप, अब यहाँ क्वेश्चन लगाओ, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, फिर कैसे भूल जाओगे आप, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर बोला है अ, कि बताओ कौन-सा टाइप ऑफ क्लाइमेट है ये? तो यहाँ पे बोला है एनुअल डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है लो रहता है, ठीक है? मतलब पूरे साल देखने को मिलेगा डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है लो रहता है। सेकंड में बोला है प्रेसिपिटेशन अकर्स थ्रू आउट द ईयर। अच्छा, पूरे साल यहाँ पर जो है प्रेसिपिटेशन होती रहती है, मतलब बारिश होती रहती है। कह रहा है प्रेसिपिटेशन वेरीज 50 सेंटीमीटर से लेकर 250 सेंटीमीटर तक। अब देखो दोस्तों, ये वाला जो है ना प्रेसिपिटेशन अकर थ्रू आउट द ईयर, ये तो आपको इक्वेटर में भी देखने को मिलता है, ठीक है? लेकिन इक्वेटर इसका आंसर क्यों नहीं होगा बताऊँ? क्योंकि यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से लेके 250 सेंटीमीटर रेनफॉल बोला है। जबकि जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है वहाँ पर अबव 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, ठीक है? 50 तो मिनिमम जाती ही नहीं है, इसलिए इसका आंसर इक्वेटर वाला नहीं होगा, ठीक है? प्रेसिपिटेशन यहाँ भी आपको पूरे साल देखने को मिल जाएगा, इक्वेटर में भी। अच्छा, यहाँ पर बोला है कि इनमें से बताओ बाकी क्या होंगे? तो ये चाइना डैम भी नहीं होगा। देखो चाइना डैम के अंदर भी जो है रेनफॉल आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? चाइना डैम के अंदर भी आपको रेनफॉल देखने को मिलेगी, लेकिन जो यहाँ पर थ्रू आउट द ईयर आपको रेनफॉल देखने को नहीं मिलेगी, और एनुअल एंड डेली रेंज टेम्परेचर यहाँ पर लो नहीं जाता, ठीक है? इसका रीज़न मैं अभी आपको बताऊँगा, मैंने आपको पढ़ा रखा है चाइना डैम भी। आप बचा ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, तो यहाँ पर सब ट्रॉपिकल खुद बोल दिया, ठीक है? तो ह्यूमिड है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर जो है टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है? लो तो जाएगा नहीं, ठीक है? और ये बचा हमारा डी, दैट इज़ मरीन होगा। अच्छा, मरीन होगा तभी डेली रेंज टेम्परेचर जो है लो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका जो इम्पैक्ट आ जाता है किसका? कोस्ट का सिस्टम आ जाता है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर कोस्टल एरिया होते हैं, ठीक है? मरीन है दैट मीन्स कि ओशन पास में है, वेस्ट में है, ठीक है? वेस्ट में है और ये कोस्ट क्लाइमेट है, और वेस्ट वाला आपको पता है कौन-सा होता है? कौन-सा क्लाइमेट होता है दोस्तों? अगर आपने पढ़ा है ना, तो आपको याद आ रहा होगा। अगर आपने मेरे से ज्योग्राफी पढ़ी है ना, तो आपको याद आ रहा होगा। मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो, मैंने ना आपको सब कुछ पढ़ा रखा है। देखो अभी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने मॉनसून पूरा पढ़ाया था। इसमें आईटीसीजेड का रोल, ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, ये सब मैंने आपको पढ़ाया था। और इन सब के ऊपर पीवाईक्यूज़ आ रखे हैं। मैं भी आपको दिखा भी दूँगा। देखो, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट ज़ोन, चाइना टाइप, ठीक है? तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि ईस्ट में मिलेगा चाइना टाइप, रेनफॉल होगी समर्स के अंदर, विंटर के अंदर, जैसे मानसून में होती है, ठीक है? इंडिया के अंदर। तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया। हुँ? यहाँ देखो ये सवन्ना के बारे में पढ़ाया था मैंने आपको,
ठीक है? इसके बीच में भी बताया था डिफरेंस, जैसे सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट और इक्वेटर टाइप ऑफ क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है, ठीक है? सवाना के अंदर लेस रेनफॉल दिखेगा, इक्वेटर में हाई रेनफॉल होती है। अब यहाँ पर देखो, ये ये रहा ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट या इसको लोरेशिया ही बोलते हैं, जो अभी मैं आपको बता रहा था, ठीक है? मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, ठीक है? तो ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, देखो ब्रिटिश या वेस्टर्न मार्जिन टेम्परेट क्लाइमेट या फिर वेस्ट कोस्ट मरीन टेम्परेट क्लाइमेट, ठीक है? कहाँ मिलेगा? तो 40 से लेकर 65 डिग्री में मिलेगा आपको लैटिट्यूड के अंदर वेस्टर्न मार्जिन में। यहाँ पर ऑन शोर वेस्टर्लीज आती हैं, ठीक है? अब ये ऑन शोर होती हैं तो उनके साथ मॉइस्चर आता है साथ में, जब मॉइस्चर आएगा तो यहाँ पर थ्रू आउट द ईयर प्रेसिपिटेशन होगी, इसकी वजह से कभी भी जो है ना एनी टाइम रेनफॉल यहाँ पर देखने को मिलेगी। लो रेंज ऑफ टेम्परेचर क्यों होगा? क्योंकि डायरनल एनुअल टेम्परेचर होगा, डायरनल और एनुअल टेम्परेचर यहाँ पर क्या होगा? लो होगा, कोई कोस्टल एरिया है, ठीक है? तो ये मैंने आपको पढ़ाया था और दिखाया भी था मैंने, विजुअलाइजेशन में कराई है आपको। वेट देखिए इसके नीचे मेटेरियल मिलेगा आपको। ये क्या है? 30 से लेके 65 डिग्री लेटीट्यूड है और ये 40 से लेके 65 डिग्री लेटीट्यूड है और यहाँ पर ऑनसोन वेस्टर्लीज आ रही हैं, ठीक है? वेस्ट से आ रही है इसलिए वेस्टर्लीज। कहाँ होती है वेस्टर्लीज? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से सब पोलर लो प्रेशर, 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 60 डिग्री नॉर्थ, ठीक है? चलो, और चाइना टाइप देखो, चाइना टाइप ये रहा, यहाँ पर ऑफशोर ट्रेंड विंड्स आती हैं, ठीक है? चाइना टाइप क्लाइमेट है और इक्वेटर टाइप ऑफ क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, absence ऑफ सीजन, डेली रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, 4 o'clock रेनफॉल कहते हैं। यहाँ जो रेनफॉल होती है 200 अबव सेंटीमीटर रेनफॉल होती है यहाँ पर, ठीक है? तो ये तो मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया ना दोस्तों। अब बताओ, जब आपका कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो कैसे मतलब आप बोल सकते हो या आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते? कैसे आप बोल सकते हो कोई भी चीज़, ठीक है? तो मैंने ये आपको पढ़ा रखा था, ठीक है दोस्तों? अब आगे जैसे कि कोरियलिस फ़ोर्स, अभी इतना ईज़ी क्वेश्चन है, इससे पहले भी कोरियलिस फ़ोर्स के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, यही पीवाईक्यू बेस्ड है, ठीक है? यही पीवाईक्यू बेस्ड है और ये भी मैंने आपको कोरियलिस फ़ोर्स पूरा डिटेल में पढ़ाया है दोस्तों। आइसोथर्म्स के बारे में डिटेल में पढ़ा रखा है मैंने आपको, ठीक है? नहीं, और आगे हुँ, ट्रॉपिकल रेन फ़ॉरेस्ट अभी मैंने आपको दिखाया था, पढ़ाया है मैंने आपको, है ना? अब यहाँ पर देखो, ट्रॉप इन द ट्रॉपिकल ज़ोन, वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशियंस आर वार्मर देन ईस्टर्न सेक्शन ओवेन टू इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड्स। अब यहाँ बोल रहा है सेकंड में, इन टेम्परेट ज़ोन वेस्टर्लीज मेक ईस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशियंस वार्मर देन वेस्टर्न सेक्शन, और ये सब भी मैंने आपको पढ़ा रखा है दोस्तों, ये सब भी मैंने आपको पढ़ा रखा है और मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखो मैंने सब पढ़ा है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं छोड़ा मैंने। वेस्टर्लीज के बारे में कि वेस्टर्लीज क्या करेंगी ईस्टर्न सेक्शन में, वेस्टर्न सेक्शन के अंदर, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है? ट्रेड विंड्स, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्वेटोरियल लो प्रेशर जो ईस्टर्लीज करती हैं, जो ईस्ट से चलती हैं, ये क्या करेंगी ईस्ट में और वेस्ट में, ठीक है? वेस्ट में क्यों डेजर्ट्स फॉर्म होते हैं, इसके रीज़न मैंने बताया था आपको, ऑफशोर ट्रीटमेंट्स होती हैं, कोल्ड करंट होता है, तो डेसिकेटिंग इफेक्ट होता है कोल्ड करंट का, आईटी से ये यहाँ पे मूव नहीं करता, तो थंडर स्टॉर्म नहीं बनते, है ना? तो ये सब मैंने आपको सब पढ़ा रखा है ना? विंड्स पैटर्न के बारे में सब कुछ पढ़ा रखा है आपको। कोरियलिस फ़ोर्स के बारे में ये देखो पढ़ा रखा है मैंने, ठीक है? यहाँ पर रोटेशनल स्पीड मैक्सिमम होती है इक्वेटर पे, तो कोरियलिस फ़ोर्स जो है 0 होता है यहाँ पर, 0 डेविएशन देखने को मिलेगा। कोरियलिस फ़ोर्स आपका इक्वेटर में बढ़ेगा, ठीक है? यहाँ मैक्सिमम होगा क्योंकि रोटेशनल स्पीड यहाँ पर मिनिमम होती है और कोरियलिस फ़ोर्स किस पे लगता है? तो ओनली मूविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगता है। वेलोसिटी के ऊपर डायरेक्ट रिलेशन है कोरियलिस फ़ोर्स का, है ना? ये इम्पैक्ट करता है डायरेक्शन को, नॉट मैग्नीट्यूड को, और ये जो है इनडायरेक्ट रिलेशन होता है किसका? रोटेशनल स्पीड से कोरियलिस फ़ोर्स का। तो रोटेशनल स्पीड ज़्यादा जहाँ पर होगी, वहाँ कोरियलिस फ़ोर्स 0 होगा। फिर मैंने आपको ये बताया था कि कोरियलिस फ़ोर्स नॉर्थ में राइटवर्ड डिवाइड करेगा और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्टवर्ड करेगा, ठीक है? तो ये सब भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो अगर आप ये ज्योग्राफी सीरीज़ मेरी अगर कंप्लीट करते हो ना दोस्तों, तो आप एक-एक क्वेश्चन ईज़िली सॉल्व कर जाओगे। एक-एक क्वेश्चन ईज़िली आराम से सॉल्व कर जाओगे।
सब पढ़ाया मैंने आपको। देखो मैंने अभी हीट बजट के ऊपर बता रहा था क्वेश्चन, हीट बजट भी ये सब मैंने आइसोथर्म्स ये रहा, देखो आइसोथर्म्स मैंने बढ़ा रखा है। ठीक है, विंटर में क्या होगा, ठीक है, कैसे डिवाइड करेंगे, समर में क्या होगा, ठीक है, ओशियन है यहाँ पर, तो ओशियन में डिवाइड कहाँ करेगा, नॉर्थ वर्ड करेगा, है ना। और ये सब मैंने आपको पूरा बढ़ा रखा है। आइसोथर्म्स होते क्या है, ये इमेजिनरी लाइन्स होते हैं जो हम ड्रॉन करते हैं मैप के अंदर, है ना, बाय कनेक्टिंग सेम टेम्परेचर रीजन। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है, ये मैं आपको दिखा के रहा हूँ दोस्तों कि आपका भरोसा हो। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। रेक्टिफिकेशन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले, और लॉजिकल माइंडसेट चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब वन बाय वन हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और मैं हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको वैल्यू एडिशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो वैल्यू एडिशन आपको अपनी लैंग्वेज में यहीं पे, जो ब्लैंक स्पेस है ना, इसको यहीं पे ही अपनी लैंग्वेज में लिखते रहना, छोटे छोटे अक्षरों के अंदर। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बोला है द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर इज मोर इन सबट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज देन इन इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल और पोलर रीजन। देखो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर और टेम्परेट एरियाज के अंदर, और इक्वेटोरियल में इतने कम होते हैं, या फिर पोलर रीजन के अंदर कम क्यों होते हैं, क्योंकि इक्वेटर के अंदर आपका जो है कन्वेक्शन होता है, तो रेनफॉल होती है यहाँ पर। ठीक है, और रेनफॉल होती है, साथ साथ में यहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, टेम्परेचर भी हाई होता है। पोलर रीजन के अंदर भाई कोल्ड टेम्परेचर है, कोल्ड टेम्परेचर है, सब कुछ फ्रीज है, तो यहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स क्यों देखने को मिलेंगे आपको इतने, और यहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, तो डस्ट पार्टिकल्स एयर के अंदर होंगे ही नहीं। ठीक है, लेकिन डस्ट पार्टिकल्स आपको सब ट्रॉपिकल टेम्परेट रीजन के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इसने सेकंड में इसका रीजन बताया है कि सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड्स। अब बता दोस्तों, यूपीएससी ने क्या करा यहाँ पर, एग्जामिनर ने क्या करा, भाई यहाँ पर लिख दिया लेस ड्राई विंड्स होती हैं। अरे एक बात बताओ, भाई तुम कहाँ पर हो, टेम्परेट रीजन में हूँ, सब ट्रॉपिकल रीजन में हूँ, इंसुलेशन होती है यहाँ पर, और इंसुलेशन होती है जब हाई इंसुलेशन है यहाँ पर। ठीक है, तो ड्राई विंड्स कैसे लेस हो सकती है यहाँ पर, है, ड्राई विंड्स कैसे हो सकती है लेस, और ड्राई विंड्स होंगी तभी तो यहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब ड्राई विंड्स होंगी तभी यहाँ पर जो है आपका डेजर्ट फॉर्म होगा, और डेजर्ट से जो है डस्ट पार्टिकल्स मिलेंगे इनको। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट यूपीएससी ने गलत कर दिया है। तो एक जैसे ही आप गलत करते हो ना, रॉन्ग करते हो, आपके पास आंसर अपने आप आ जाता है दोस्तों, दैट इज डी, सॉरी डी नहीं, यहाँ पर सी आएगा। ठीक है, कि फर्स्ट करेक्ट होता है और सेकंड नॉट करेक्ट है। ठीक है, डी कब आता, जब फर्स्ट रॉन्ग होता। ठीक है, तो अपना आप आंसर आया था ऐसे वाले में तो, और मैं इसका माइंड में भी दिखा दूं आपको। देखो, डस्ट पार्टिकल सब ट्रॉपिकल टेम्परेट में ज्यादा होगा इक्वेटोरियल या फिर पोलर वाले से। रीजन क्या है, एरिड एंड सेमी एरिड जोन होते हैं जो जनरेट करते हैं मोर डस्ट। ठीक है, अब ये इक्वेटोरियल एयर मास जो है ये क्लीन करते हैं पार्टिकल्स को, क्यों, क्योंकि रेनफॉल होती है। अब पोलर एरिया से फ्रोजन फ्रोजन वेजिटेशन होता है। ठीक है, फ्रोज होता है सब कुछ, फ्रीज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला था लेस ड्राई विंड्स होते हैं, गलत भाई, इनकरेक्ट। सब ट्रॉपिक्स हैव ट्रेड विंड्स, टेम्परेट हैव वेस्टर्लीज, बोथ कैन बी ड्राई, क्योंकि यहाँ पर सहारा डेजर्ट बनते हैं, कालाहारी बनता है इन सब ट्रॉपिक्स के अंदर, और मैंने आपको पढ़ाया भी है अभी कि ऑफशोर ट्रेड विंड से बनते हैं, दिखाया भी है आपको मैंने। ठीक है, तो डस्ट का सोर्सेज क्या है, सहारा है, डेजर्ट है, अरेबियन है, थार गोबी है, तो डस्ट ट्रांसपोर्ट करते हैं इफेक्ट्स को, है ना, और क्लाउड फॉर्मेशन को भी। तो यहीं पे आपको वैल्यूडेशन भी करना था। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ईजी, और ये सब चीज़ें दोस्तों मैं आपको बता दूँ, एनसीईआरटी बेस्ड ही है, मतलब एनसीईआरटी से आपको बाहर भी नहीं पढ़ना कुछ, क्लास 11 के एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो भी जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कोचिंग का मटेरियल, वो कोचिंग का मटेरियल, ये आर्टिकल, वो आर्टिकल पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, और क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पर आइसोथर्म्स के ऊपर क्वेश्चन है, और यहाँ बोला है इन जनवरी, दैट मीन्स जनवरी का मंथ है, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जनवरी के मंथ में क्या होता है, विंटर होता है। ठीक है, तो विंटर होता है, तो यहाँ पर बोला है कि जो आइसोथर्म है ना,
ये बैंड हो जाता है इक्वेटर वर्ड, कब? जब ये क्रॉस करता है लैंड मास को। और पोल वर्ड हो जाता है जब ये क्रॉस करता है ओशियंस को। अब देखो दोस्तों ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर जो है जनवरी के मंथ में नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर टेम्परेचर कंट्रास्ट सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है? विंटर में लैंड और ओशियन के बीच में टेम्परेचर कंट्रास्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। रीज़न क्या है? क्योंकि स्पेसिफिक हीट ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर और क्या कहते हैं लैंड जो है वो ओशियन का ज़्यादा होता है। आपको पता है ना कि स्पेसिफिक हीट वाटर का जो है ज़्यादा होता है। रीज़न क्या है? मैंने आपको पढ़ा रखा है वैसे। वैसे आपको पता होना चाहिए कि भाई वाटर जो है लेयरिंग ऑफ वाटर देखने को मिलेगा आपको ओशियन के अंदर। तो जो सन रेज़ आ रही हैं, ठीक है? अब इनको ना सन रेज़ को यहाँ इंसुलेशन कर रहे हैं जैसे ओशन के ऊपर, ठीक है? जब इंसुलेशन हो रही है, तो दोस्तों एक बात बताओ, पहले इंसुलेशन के अंदर क्या होगा? अपर लेयर वाला जो है, जो ओशियन है, वो थोड़ा वार्म होना स्टार्ट होगा, ठीक है? अभी नीचे वाला नहीं हुआ है, ठीक है? अब ये हीट ट्रांसफ़र होगी नीचे, जब हीट ट्रांसफ़र नीचे होगी, तो यहाँ पर स्पेसिफिक हीट ज़्यादा हो गया नहीं हो गया? वाटर का या फिर ओशन का, क्यों? क्योंकि इसको गर्म होने में बहुत टाइम लग रहा है, वार्म होने में बहुत टाइम लग रहा है। अब जितना टाइम इसको वार्म होने में लगेगा, उतना ही टाइम दोस्तों इसको जो अपना टेम्परेचर है लूज़ करने में लगेगा। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर या ओशन ज़्यादा होता है लैंड से। अब लैंड का स्पेसिफिक हीट क्यों कम होता है? क्योंकि लैंड है तो सॉलिड है ये, तो अपर लेयर तुरंत गर्म भी हो जाएगी और तुरंत ठंडी ठंडी भी हो जाएगी। तो यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रास्ट आपको विंटर में ज़्यादा देखने को मिलेगा लैंड और ओशन के बीच में। और आइसोथर्म्स क्या होते हैं भैया? इमेजिनरी लाइन है जिनको हम कनेक्ट करते हैं जहाँ पर सेम टेम्परेचर होता है, ठीक है? जहाँ सेम टेम्परेचर होता है उसको हम कनेक्ट करते हैं। तो ये बैंड क्यों करेंगी? क्योंकि टेम्परेचर कंट्रास्ट आ जाएगा, है ना? जैसे कहीं लो टेम्परेचर है ना? और कहीं हाई टेम्परेचर है, तो ये बैंड करेगा ना, क्योंकि सेम टेम्परेचर नहीं है। यहाँ पर लो है तो यहाँ पर हाई है ना? तो बैंड करेगा। तो इसने बोला है कि बैंड करेगा इक्वेटर वर्ड, ठीक है? आइसोथर्म जब कब होगा, कहाँ पर होगा? जब वो लैंड मास को क्रॉस करेगा। और इसने बोला पोलवर्ड करेगा जब वो ओशन को क्रॉस करेगा। अब इसका सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला इसने कि जनवरी के अंदर जो एयर होता है ओशियन के ऊपर ये वार्मर होती है, ठीक है? और दैट ओवर द लैंड मासेस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है? इन्हें कंपेरिजन में बोल दिया कि जो वार्म एयर जो एयर होती है ना ओशन के ऊपर ये वार्म होती है। रीजन क्या है? क्योंकि ओशन वार्मर होता है लैंड से इन विंटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है? ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है? तो ओशन ज़्यादा वार्मर होते हैं लैंड से, इसलिए वार्मर एयर भी देखने को मिलेगी ओशन के ऊपर। और ये बात बिल्कुल ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। लेकिन क्या सेकंड इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? तो इसके आगे जो है बिकॉज लगा दो, ठीक है? क्योंकि, ठीक है, वार्मर होता है ओशियन, ठीक है, जनवरी में लैंड से, इसलिए ओशियन में, ठीक है, जब ओशन को क्रॉस करेगा आइसोथर्म, तो ये पोलवर्ड जो है बैंड कर जाएगा। और जब लैंड पे जाएगा तो ये इक्वेटर वर्ड बैंड कर जाएगा, ठीक है? और जनवरी मतलब 2024 में भी सेम स्टेटमेंट ऐसे ही आया था। और ये बात बिल्कुल ठीक है। तो सेकंड का आंसर क्या होगा हमारा? ए होगा कि बोथ आर करेक्ट। और जो सेकंड है वो एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट 1 को। ठीक है दोस्तों? कोई डाउट है आपका? अगर डाउट है तो वैसे अभी पूछ लेना, मैं क्लियर कर दूंगा आपका डाउट। बस सही से पढ़ लो आप, ठीक है? प्री का एग्जाम आपके पास आ रहा है, अगर नहीं पढ़ रहे ना आप, अभी नहीं पढ़ रहे, तो मैं रियल बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत बुरा फंस जाओगे एग्जाम में आप, ठीक है? तो अच्छे से पढ़ो। और देखो यार मैं रियल बताऊँ, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी ना, तो मुझे इस तरीके से कोई गाइड करने वाला नहीं था जिस तरीके से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, ठीक है? तो यू आर लकी कि आप यहाँ पर हो, ठीक है? तो पढ़ो ना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन हमें कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर स्टेटमेंट आपको कितने देखने को मिल रहे हैं? 3 स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है। अच्छा एक बात और, ये ना मैं आपको पढ़ा चुका हूँ स्टैटिक की थ्योरी में, आइसोथर्म के ऊपर। तो वहाँ आप वीडियो देख लेना दोस्तों, अगर मैं वही पढ़ाने बैठूंगा ना अभी, तो ये पीवाई की वीडियो ना बहुत लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है? और अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है? तो
यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में ये भी 225 का ही है और 3 स्टेटमेंट दिए हैं यहाँ पर और तीनों ही एनसीईआरटी बेस्ड है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही ईजी, आराम से करना चाहिए था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 अभी हमने आइसोटोप के ऊपर सॉल्व कराया ना, क्वेश्चन नंबर 6 भी अभी सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि सेम क्वेश्चन है, 2024 में आया ये, ठीक है? मतलब अगली साल ही रिपीट कर लिया यूपीएससी ने आइसोटोप को, ठीक है? तो जनवरी का ही मंथ दे रखा है और आइसोथर्मल मैप के बारे में पूछा है और यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट देखने को मिल रहे हैं कि आइसोथर्म जो है डेविएट कर जाएगा नॉर्थ में, नॉर्थ में मतलब पोलवर्ड, ठीक है? पोलवर्ड करेगा कब? जब ओशियन में होगा, सेम बात 225 वाला, ठीक है? और साउथ में दैट इज इक्वेटर वर्ड, इक्वेटर पे आ जाएगा 0 डिग्री, ठीक है? जब वो कॉन्टिनेंट में होगा, बिल्कुल सही। अच्छा, सेकंड में बोल रहा है द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशियन करेंट्स। अब देखो दोस्तों, मैंने क्या कहा था कि वार्म एयर होती है कहाँ पर? ओशियन के ऊपर। 295 में ये था ना, वार्म एयर होती है। रीजन क्या है? क्योंकि ओशियन ज़्यादा वार्म होते हैं, ठीक है? तो वार्म एयर होती है, तो यहाँ पर कोल्ड क्यों होगा भाई? कोल्ड क्यों होगा? ठीक है? तो यहाँ पर यूपीएससी ने गलत कर दिया, यहाँ पर आना चाहिए था वार्म, यहाँ डाल दिया कोल्ड। और आपको पता है कि गल्फ स्ट्रीम या फिर जब ये नॉर्थ में जब अटलांटिक में जाती है ना, तो ये नॉर्थ की तरफ मतलब अटलांटिक की तरफ ड्रिफ्ट कर जाती है, तो उसको नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट भी बोल देते हैं गल्फ स्ट्रीम को, है ना? तो ये जो है आइसोथर्म को बैंड कर देती है नॉर्थ की तरफ, ये पोलवर्ड, ठीक है? जब ओशियन में होता है, तो ये कोल्ड नहीं, यहाँ वार्म आएगा। और आपको पता है ये जो गल्फ स्ट्रीम है ये एक वार्म करंट है, ना कि कोल्ड करंट है। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट ऐसे गलत हुआ है आपका, ठीक है? एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन तो सही दे रहा था ये सेकंड वाला, ठीक है? लेकिन इसने गलती क्या कर दी? कोल्ड करंट लिख दिया, जबकि वहां पर आएगा आपका दोस्तों वार्म करंट। और जब मैं आपको मैपिंग कराऊंगा, ओशिनोग्राफी कराऊंगा, तो ये वार्म करंट कौन सी होती है ना, कोल्ड करंट कौन सी होती है, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा भी। और एक बार क्वेश्चन नंबर 6 का मैं आपको माइंड मैप भी दिखा देता हूँ, ये देखो। तो ये सेम बात है और ये करेक्ट है, ठीक है? ओशियंस वार्मर होते हैं और लैंड जो कूलर कोल्डर होते हैं जनवरी के मंथ में नदन हेमिस्फीयर के, क्योंकि विंटर होता है, अभी विंटर चल रहा है ना, ठीक है? वैल्यूडेशन ध्यान रखना, वार्म करंट्स होते हैं जो कि पोलवर्ड बेंड कर देगा गल्फ स्ट्रीम जैसे होते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, और कोल्ड करंट्स इक्वेटर वर्ड बेंड करेगा, ठीक है? ध्यान रखना दोस्तों। अच्छा, कोल्ड करंट कौन सी होती है? जैसे कैनरी होती हैं, ठीक है? बेनिजुला करंट होता है, ठीक है? तो ये सारे जो हैं कोल्ड करंट्स होते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3 को हम आते हैं वापस। कह रहा है फर्स्ट में विदाउट द एटमॉस्फेयर, विदाउट द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस। अच्छा, कह रहा है एटमॉस्फेयर नहीं होगा ना, एटमॉस्फेयर नहीं होगा, कह रहा है विदाउट द एटमॉस्फेयर जो टेम्परेचर है अर्थ के ऊपर जो चला जाएगा बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर। अच्छा, एवरीवेयर ऑन अर्थ सरफेस। अब एक बात बताओ दोस्तों, अगर एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है, लेयरिंग ऑफ एटमॉस्फेयर नहीं है ऊपर हमारे, तो जो सन की रेज हैं दैट मीन्स कि वो रिफ्लेक्ट भी नहीं होंगी, है ना? जब लेयर ही नहीं है, एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो सन रेज रिफ्लेक्ट भी नहीं होंगी, आएंगे, डायरेक्ट इंसोलेशन होगा। तो फ्रीजिंग तो होना नहीं चाहिए एवरीवेयर, फ्रीजिंग वो भी एवरीवेयर, कीवर्ड जो है एक्सट्रीम वर्ड का यूज कर लिया है, दैट मीन्स कि हमारा फर्स्ट गलत होगा। अच्छा, एटमॉस्फेयर नहीं है, तो शॉर्ट वेव में जो रेडिएशन आई सन से, शॉर्ट वेव में जो रेडिएशन आई सन से, ये अर्थ से, अर्थ के सरफेस से टकरा के, ठीक है, ओशन से टकरा के, ग्लेशियर से टकरा के ये रिफ्लेक्ट होंगी और लॉन्ग वेव रेडिएशन बनेंगी। तो एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो ट्रैप भी नहीं होगा कुछ। जब ट्रैप नहीं होगा दैट मीन्स कि तब जाकर फ्रीजिंग पॉइंट जो है कहीं कहीं क्या होगा, लो जाएगा, बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट जाएगा। लेकिन एवरीवेयर जो ये वर्ड यूज कर लिया गया है इसकी वजह से गलत हो गया ये, और स्टेटमेंट हमारा 1 जो है गलत है, तो काट मारो ना। एलिमिनेशन यहाँ पर लग रहा है, बहुत ही अच्छे से लग रहा है और आपका आंसर आ गया। आपने पढ़ा भी नहीं सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट, फिर भी आपने आंसर फाइंड आउट कर लिया और आप नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने चले गए, ठीक है? आपका समय बच गया और समय आप लगाओ दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करने में आप। लेकिन अभी तो हम पीवाईक्यू को सोल्व करके सीख रहे हैं ना, तो अब सेकेंड और थर्ड दोनों में पढ़ेंगे। कह रहा है हीट जो एब्जॉर्ब करती हैं, ट्रैप करती हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर से, ये मेंटेन करता है हमारे प्लेनेट का एवरेज टेम्परेचर। यही बात तो मैं अभी आपको समझा रहा था कि एटमॉस्फेयर होगा तो ये ट्रैप करेंगे, ठीक है, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है? तो
वो होगा, और इससे हमारा जो प्लेनेट का जो एवरेज टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा। अच्छा, थर्ड बोल रहा है एटमॉस्फेरिक गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड पर्टिकुलरली गुड एट एब्सॉर्बिंग एंड ट्रैपिंग रेडिएशन। सही बात है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेज जो है पर्टिकुलरली बोला है, सिर्फ एक नहीं बोला, क्या लाइक लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये एब्जॉर्ब करती है, गुड एब्जॉर्बर होती हैं जो ट्रैप करती है रेडिएशन को, बात ठीक है। बिल्कुल एनसीईआरटी प्योर, मतलब आपका बेसिक नॉलेज, प्योर बेसिक नॉलेज है। अगर आप थोड़ा जनरल अवेयरनेस भी है ना आपके पास, तब भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, इतने डेप्थ में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 कोरियोलिस फोर्स के ऊपर है। अरे भाई, विंड की स्पीड बढ़ेगी तो बिल्कुल कोरियोलिस फोर्स भी बढ़ेगा, है ना, स्पीड के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। अच्छा, इसने बोला है मैक्सिमम होता है पोल्स के ऊपर और एब्सेंट होता है इक्वेटर के ऊपर। बिल्कुल बात सही है, रोटेशनल स्पीड सबसे ज़्यादा होती है इक्वेटर पे, और यहाँ पर होता है इनवर्स रिलेशन कोरियोलिस फोर्स के साथ, तो बिल्कुल एब्सेंट होगा इक्वेटर पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, हमारा फिफ्थ का आंसर क्या होगा, यहाँ पर हमारे दोनों ही करेक्ट है, दैट इज सी। बहुत ईजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, और 7 में देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपका कि एटमॉस्फेयर इज हीटेड बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन। अच्छा, जो देखो ये 2024 में क्वेश्चन आया है ना, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है, फिर रिपीट हुआ दोस्तों, इसी को कहता हूँ पावर ऑफ पीवाईक्यू। देखो यूपीएससी में 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल 2024 से ही रिपीट कर दिए, इतनी दूर भी जाने की जरूरत नहीं है, 2024 से ही पेपर से ही रिपीट हो गया 2025 में। ये देखो, यही क्वेश्चन तो अभी आपने करा है, क्वेश्चन नंबर 3, यही क्वेश्चन तो करा है भाई साहब, यही तो क्वेश्चन करा है आपने कि एटमॉस्फेयर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड ये एब्जॉर्ब करती हैं ना रेडिएशंस को, और हीट एब्जॉर्ब होता है, ट्रैप होता है एटमॉस्फेयर से, और ये हमारे प्लेनेट एवरेज को टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। और ये देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 2024 में आया था आपका, सेम क्वेश्चन ही तो है कि एटमॉस्फेयर इज हीटेड बाय मोर इन इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल। नॉलेज तो सेम ही है ना, कंसेप्ट तो सेम ही है ना, ठीक है। बट यहाँ पर यूपीएससी ने गलत इसलिए कर दिया है क्योंकि यहाँ पर लिख दिया मोर, जबकि इसका रिवर्स है, स्वैपिंग करिए बस यूपीएससी ने यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पर, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड वाली आ गई ना, आ गई कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन, यही तो मैं अभी आपको बता रहा था। तो सेकंड तो यहाँ पर करेक्ट है, फर्स्ट यहाँ पर रॉन्ग है। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, बताना जरा, ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पर आंसर होगा हमारा डी, कि फर्स्ट तो रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, एंड सेकंड इज करेक्ट है, ठीक है। आपको कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, कि जो हमारा एटमॉस्फेयर जो है ना, लॉन्ग वेव रेडिएशन से ज़्यादा हीट होता है। रीज़न क्या है, जो हमारी सनरेज आती है ना शॉर्ट वेव में के अंदर, ठीक है, शॉर्ट वेव में हमारी सनरेज आती हैं अर्थ के ऊपर, तो क्लाउड से, एटमॉस्फेयर से ये जो है ना रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। जब मैं आपको हीट बजट पढ़ा रहा था ना दोस्तों, तो मैंने आपको बताया भी था कि कितने परसेंट हीट जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है, कितने परसेंट पहुँचती है सनरेज, है ना। तो ये मोस्टली जो है क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है क्लाउड से। और ये कौन से क्लाउड्स करते हैं, इसके ऊपर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है 2022 के अंदर, तो मैंने ये पढ़ाया भी है, क्वेश्चन बता भी दूंगा अभी आगे, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, लेकिन जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है, जो अर्थ से रेडिएट होती हैं, ये ट्रैप्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो है हमारा जो अर्थ है वो ज़्यादा हीट करता है, एटमॉस्फेयर हमारा ज़्यादा हीट करता है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से। तो 7 आपको समझ में आ गया, और ये रिपीट हुआ 2025 में दोस्तों। अब बताओ पावर कैसे नहीं है पीवाईक्यू के अंदर, बताओ, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 प्योर बेसिक नॉलेज है, प्योर बेसिक नॉलेज है, ठीक है, बहुत ही बेसिक नॉलेज है। पता नहीं ऐसे क्वेश्चन भी अगर आपने गलत कर दिया ना, तो इसका मतलब आपका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, आपने गलत जगह से पढ़ाई करी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू पोल्स। अच्छा ठीक है, मुझे नहीं पता, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। आपको आपने पढ़ा, आपको समझ में नहीं आया, लेकिन आगे सेकंड स्टेटमेंट बताओ, ठीक है, क्योंकि ये भी एक्सप्लेनेशन ही तो है इसका। कह रहा है एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करंट्स। अरे वाह, अभी मुझे स्टेटमेंट 1 समझ में नहीं आ रहा, लेकिन स्टेटमेंट सेकंड ने मुझे समझा दिया कि थिकनेस क्यों होगी ट्रोपोस्फेयर की इक्वेटर पर ज़्यादा पोल से, क्यों होगी, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर
जो हीट ज़्यादा होती है क्योंकि इंसुलेशन होता है, ठीक है, ITCZ यहीं पे होता है, इंसुलेशन होता है। और इंसुलेशन जो है या फिर बोल सकते हैं वार्म जो हीट है वो ट्रांसपोर्ट होती है ग्रेट हाइट से, मतलब कन्वेक्शन होती है यहाँ पर, ठीक है, आपको पता है कन्वेक्शन होगा, जहाँ पे हीट या फिर हाई टेम्परेचर होगा वहाँ लो प्रेशर बनता है ना, वो कन्वेक्शन होती है, तो ऊपर जाके क्लाउड्स बनेंगे, ठीक है, ऊपर जाकर क्लाउड्स क्लाउड्स बनेंगे, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी ऊपर जाकर, तो थिकनेस ज़्यादा होगी ट्रोपोस्फेयर की, कहाँ पर, इक्वेटर पे, है ना, पोल्स पे नहीं होंगी क्योंकि पोल्स पे भाई कन्वेक्शन हो ही नहीं रहा, टेम्परेचर बहुत लो है यहाँ पर। दैट मीन्स कि दोनों ही करेक्ट है, और दोनों ही करेक्टर सेकंड एक्सप्लेन भी कर रहा है फर्स्ट को, तो आंसर क्या होगा, ये होगा नहीं होगा, आंख बंद करके मारो भैया ये आंसर, OMR को फिल करो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9। अब ये क्वेश्चन जो है आप हो सकते हो कि हाँ क्लाइमेट रीजन अगर जहाँ पढ़ते हो ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से जो ये ट्रीज हैं, डेसिडुअस ट्रीज कहलाएंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन कहलाएंगे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, खासकर डेसिडुअस वाले और ट्रॉपिकल एवरग्रीन वाले। अच्छा, ये जैक फ्रूट क्या होता है, ये जैक फ्रूट बताओ दोस्तों क्या होता है, ये कटहल होती है, कटहल की सब्जी खाते हो ना वही होता है ये, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं नॉलेज के हिसाब से कि जैक फ्रूट को मेनली जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का पार्ट होता है ये, ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन का ये ट्री है, दैट मीन्स कि ये डेसिडुअस ट्रीज में नहीं आएगा। अच्छा, ये महुआ, ठीक है, और ये टीक, ठीक है, ये आपका डेसिडुअस का पार्ट है, ये जो है डेसिडुअस का पार्ट है। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक वैल्यूडेशन और करना है कि कौन कौन से ट्रीज जो हैं डेसिडुअस का होते हैं, जैसे कि मैं आपका 9 का माइंड मैप आपको दिखा दूं, तो ये महुआ, ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस का पार्ट है, और टीक भी डेसिडुअस टिम्बर एक, ठीक है, और जैक फ्रूट आपका एवरग्रीन का है। मैं आपका यहाँ पर एक चीज़ और वैल्यूडेशन करा दूँ कि भैया डेसिडुअस के अंदर और कौन सी जो है ट्रीज आएंगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, जो NCERT में भी मिल जाता है, ठीक है, NCERT में भी मिल जाता है, ये ऐसी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे साल होता है, शीशम होता है, ठीक है, आंवला होता है, ये सब आपको सैंडलवुड होता है ना, ये आपको नोट डाउन रखना है, ठीक है, हुर्रा होता है, ये सब चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, PYQ रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसी को कहता हूँ मैं पावर ऑफ PYQ, ठीक है, पावर ऑफ PYQ इसी को बोलता हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों, है ना। और यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, जो सॉइल होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ये रिच होती है इन न्यूट्रिएंट्स के अंदर। अच्छा, रिच होती है ये नहीं होती, मुझे नहीं पता। फिर मैं सेकंड बात आता हूँ, कह रहा हाई टेम्परेचर, है ना, और मॉइस्चर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कोज डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल टू डिकम्पोज क्विकली। अच्छा, कह रहा है भैया जो सॉइल होती है जो है रिच होती है न्यूट्रिएंट्स के अंदर, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, ठीक है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल अलग बोल रहा है, कह रहा है जो हाई टेम्परेचर होता है और मॉइस्चर होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, जिसकी वजह से जो है डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है सॉइल के अंदर डिकम्पोज हो जाता है जल्दी। अच्छा, डिकम्पोज हो जाता है जल्दी, तो उससे न्यूट्रिएंट्स से क्या मतलब है, मतलब तो है कि हाँ न्यूट्रिएंट्स बढ़ते हैं ऐसे में, लेकिन दोस्तों ये जो है ना, यहाँ पर रिच न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, यहाँ पर बहुत ही जो है आप बोल सकते हो लेस न्यूट्रिएंट्स होते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर। रीज़न क्या है कि यहाँ पर देखो दोस्तों, रेनफॉल बहुत अच्छी होती है, रेनफॉल बहुत होती है, जब रेनफॉल बहुत होती है तो भाई साहब वेदरिंग का काम करेगा नहीं करेगा रेनफॉल, न्यूट्रिएंट्स जो हैं सॉइल के अंदर अपर लेयर वाली, जो अपर लेयर होती है सॉइल की वही मेन होती है न्यूट्रिएंट से, ठीक है, और जो वो वॉस्ट हो जाएगी रेनफॉल से, तो रिच कैसे रहेगा न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर रॉन्ग है, और जब फर्स्ट आपको पता चल जाता है रॉन्ग है ना, तो आपके पास आंसर भी आराम से आता है, दैट इज डी, ठीक है, आपके पास आंसर भी आराम से आता है, ठीक है, और ये बात सही है कि हाई टेम्परेचर की वजह से और मॉइस्चर की वजह से डेड ऑर्गेनिक जो मैटर होते हैं, ठीक है, सॉइल के अंदर डिकम्पोज हो जाता है जल्दी, ये बात बिल्कुल ठीक है। और आगे भी जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन है, तो डोंट वरी, आगे भी मैं आपको नॉलेज देने वाला हूँ, इसकी टेंशन मत करो, ठीक है। और सेव क्वेश्चन नंबर 10 अगर देख लें तो इसमें आपको वैल्यूडेशन क्या करना है, तो
ठीक है, यहाँ पर समझा दिया है मैंने। बाकी भी आगे और पीवाईक्यूज है इसके ऊपर, तो हम आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इन द ट्रॉपिकल जोन, ठीक है, कह रहा है ट्रॉपिकल जोन में हो आप, और ये आपको पता होना चाहिए लेटीट्यूड कौन सा होता है ट्रॉपिकल जोन का, ठीक है। तो ये कह रहा है ट्रॉपिकल जोन में आप जो अगर वेस्टर्न सेक्शन देखोगे ओशियंस का, ठीक है, जैसे कि ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है, तो ये कह रहा है वेस्टर्न सेक्शन के अंदर जो है ओशन में ये वार्मर होती हैं देन ईस्टर्न सेक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लुएंस होता है ट्रेड विंड्स का, यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस होता है वो होता है ट्रेड विंड्स का। चलो ठीक है। सेकंड बोल रहा है कि टेम्परेट जोन जो है, ठीक है, टेम्परेट जोन, अभी वो टेम्परेट जोन क्या होता है सब मैंने पढ़ा रखा है। कह रहा है यहाँ पर जो है वेस्टर्न जो है ईस्टर्न सेक्शन को ऑफ ओशन को वार्मर कर देती है देन द वेस्टर्न सेक्शन। अच्छा, ट्रेड विंड्स किसे किसे कहते हैं दोस्तों? तो ईस्टर्लीज को कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर खुद बोल दिया है कि वेस्टर्लीज है, यहाँ पर जो वेस्ट से ओरिजिन आती है, ठीक है, वेस्ट से आती है विंड, ठीक है, और ये ईस्ट से चलती है विंड, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि ट्रॉपिकल जोन के अंदर आपको देखने को मिलेगा जो वेस्टर्न सेक्शन है ना ओशन का, वो वार्मर होता है ईस्टर्न सेक्शन से ओविंग टू इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड्स। रीजन यही है कि ये जो जो स्टडीज हैं ये अपने साथ वार्म करंट को, या फिर बोल सकते हो वार्मर जो वार्म ओशन करंट और ओशियंस होते हैं, या फिर बोल सकते हैं वाटर है, अपने साथ लेकर आती है, और जो ये वेस्टर्न सेक्शन है ना इसको कर देती है वार्म, ठीक है, वार्म कर देती है ईस्टर्न सेक्शन से, क्योंकि ये ईस्टर्न सेक्शन से जितने भी वार्म करंट होते हैं ना ये अपने साथ ले आते हैं, या फिर बोल सकते हैं वार्म वाटर को अपने साथ लेकर आते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों अपवेलिंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि अपवेलिंग यहाँ पर होगी तो यहाँ से जो है वार्म वाटर ईस्टर्न सेक्शन पर आ जाएगा, सॉरी वेस्टर्न सेक्शन पर आ जाएगा। तो फर्स्ट इज करेक्ट। ऐसे ही सेम चीज टेम्परेट जोन में होता है, लेकिन यहाँ पर वेस्टर्लीज करती है काम। 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 60 डिग्री नॉर्थ में क्या करती हैं वेस्टर्लीज करती है, जो वेस्ट चल रही होती है। ये क्या करेंगी, ये वेस्ट चल रही है, ठीक है, तो ये वेस्टर्न सेक्शन हो गया, ये ईस्टर्न सेक्शन हो गया। तो ये वेस्टर्न से चल रही हैं तो ये क्या करेंगी, ये ईस्टर्न सेक्शन को ओशन को वार्म कर देंगी वेस्टर्न सेक्शन से, क्योंकि यहाँ से ये वेस्टर्न सेक्शन से वार्म वाटर लेके चलेंगे अपने साथ और ईस्टर्न सेक्शन को वार्म कर देंगे, यहाँ पर इसको ये पुल कर देंगी, ठीक है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर दोनों ही करेक्ट है, और यहाँ पर कीवर्ड्स का भी अच्छे से इस्तेमाल करा गया है। यहाँ पर ट्रॉपिकल जोन बोल दिया गया है, यहाँ पर टेम्परेट जोन बोल दिया गया है, क्योंकि टेम्परेट जोन के अंदर वेस्टर्लीज देखने को मिलेंगी और ट्रॉपिकल जोन के अंदर जो है ईस्टर्लीज देखने को मिलेंगी, ठीक है। और यहाँ पर ईस्ट और वेस्ट भी सही दिया है, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट भी सही दिया है दोनों जगह, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी। तो 11 का आ जाएगा आपके पास आंसर सी। तो 11 का भी एक बार माइंड मैप में आपको दिखा दूँ, ठीक है, ये देखो दोस्तों, बहुत आर करेक्ट, ठीक है। ट्रेड विंड जो है पायल करती है वार्म वाटर को वेस्टवर्ड, ठीक है, और वेस्टर्लीज जो है ईस्टर्न सेक्शन को वार्म कर देती हैं, क्योंकि वेस्टर्लीज ड्राइव करती हैं वार्म करंट्स को, है ना, और बड़ी ईस्टर्न साइड कर देती हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं। अब यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देखो 2023 में आया था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन, कि यहाँ पर डिकम्पोज हो जाता है डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, क्विकली हाई टेम्परेचर और मॉइस्चर की वजह से। यहाँ पर देखो क्या बोला है, लीफ लिटर डिकम्पोजेस, अच्छा डिकम्पोजर की बात कर रहा है, फास्टर, अच्छा क्विकली डिकम्पोज हो जाता है देन इन दी एनी अदर बायोम, एंड द रिजल्ट द सॉइल सरफेस इज ऑफन ऑलमोस्ट बेयर, सॉइल सरफेस होती ही नहीं है, ठीक है, सही बात है। अपार्ट फ्रॉम ट्रीज वेजिटेशन इज largely composed of plant forms that reach up into canopy, अच्छा कैनोपी बना लेते हैं, अच्छा कैनोपी बना लेते हैं, दैट मीन सनराइज नहीं पहुंच पाती यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि घने जंगल होते हैं। vigorously by climbing the trees or growing as aphetites rooted on the upper branches of the trees, this is most likely the description of कौन से फॉरेस्ट का होता है ये। अरे भाई 2023 में यही क्वेश्चन रिपीट हुआ कि लीफ लिटर डिकम्पोज हो जाते हैं फास्टर, ठीक है, और यहाँ पर देखो हाई टेम्परेचर और डिकम्पोज हो जाता है फास्टर, क्योंकि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है, और ये एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी लाइन है, डिट्टो डिट्टो लाइन है एनसीईआरटी का।
तो बताओ दोस्तों क्या होगा, डी होगा नहीं होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल होती है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से प्लांट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर ग्रो करते हैं और ये कैनोपी बना लेते हैं। तो कैनोपी बना लेते हैं, सनरेज यहाँ पहुँचती नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 में क्या बोला है, कह रहा है वेजिटेशन ऑफ सवन्ना कंसिस्ट ऑफ ग्रासलैंड विद स्केटेड स्मॉल ट्रीज but extensive areas have no trees. The forest development in such areas is gently kept in check. One or more combination of some conditions. Which of the following such conditions? अब देखो दोस्तों, सवन्ना टाइप ऑफ क्लाइमेट में होता क्या है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैंने आपको पढ़ा भी रखा है कि सवन्ना टाइप ऑफ क्लाइमेट में आपको यहाँ पर बिग ट्रीज देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर स्केटर्ड स्मॉल ट्रीज देखने को मिलेंगे या ग्रासेस देखने को मिलेंगे। रीजन क्या है, देखो यहाँ के जो ग्रासेस होते हैं ना, ये फायर टॉलरेंट होते हैं, जो इनकी जो सीड्स होती है ना, ये फायर टॉलरेंट होते हैं, मतलब यहाँ पर आग भी लग जाती है ना तो ये वापस से रीग्रो हो जाते हैं। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर आग लगी तो प्लांट्स गए, तो इसलिए यहाँ पर कोई ट्रीज नहीं होते एक्सटेंसिव एरिया के अंदर, या तो स्मॉल ट्रीज होते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो कह रहा है द फॉरेस्ट डेवलपमेंट, ठीक है, फॉरेस्ट डेवलपमेंट जो है इन एरियाज के अंदर, बताओ क्या जो है चेक रखते हैं। ठीक है, वन और मोर कंडीशन ऑफ सच कंडीशन, मतलब यहाँ पर वो क्या ध्यान रखेंगे, ये बात है क्वेश्चन की। ठीक है, तो मैंने अभी आपको समझा दिया क्यों क्या ध्यान रखेंगे कि भैया हाँ, यहाँ पर जो होगा, मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर फायर लग जाती है तो ग्रासेस तो देखने को मिल जाएंगे, लेकिन प्लांट्स नहीं देखने को मिलेंगे। रीजन क्या है, फायर की वजह से, ग्रेजिंग हार्बीवोरस की वजह से और सीजनल रेनफॉल की वजह से। ठीक है, अब ये बोरोइंग एनिमल्स एंड टर्माइट्स, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये कैप्ट रखें या ना रखें, हर जगह एनिमल्स देखने मिलते हैं, टर्माइट्स हर जगह मिलेंगे। ठीक है, तो इसको कौन चेक में रख पाएगा। ठीक है, इसे कट मारो। ठीक है, अब सॉइल प्रॉपर्टीज़, अब सॉइल प्रॉपर्टीज़ से मुझे क्या मतलब भाई, क्या सॉइल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सवाल नहीं कौन सी सॉइल बेकार होती है, अच्छी तो होती है, अच्छी क्वालिटी होती है। ठीक है, मुझे उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका, 2, 3 एंड 4 बाई, क्योंकि भैया फायर को कैप्ट में रखना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है हाई होता है, सवन्ना के अंदर टेम्परेचर हाई होता है, और यहाँ पर ऑफ शोर ट्रेंड विंड चल रही होती है, ऑफ शोर ट्रेंड विंड्स होती हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर इतने रेनफॉल नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर सीनियर रेनफॉल को कैप्ट में रखना पड़ेगा, ग्रेजिंग हार्विंग और उसको फायर को, इन सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब मैं यहाँ आपको पढ़ा चुका हूँ, मैं दिखा भी देता हूँ दोस्तों, ये सब चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ दिख रहा जरा, ये देखो, ये रहा शवन्ना या एलिफेंट ग्रास, यहाँ पर मिलेंगे आपको, जो कम न्यूट्रिएंट्स होती हैं इनके अंदर। ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ा भी रखा है, यहाँ मिलेंगी मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट में मिलेंगी, जहाँ पर ईस्टर्लीज काम करती हैं, ट्रेड विंड्स काम करती हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो मैंने आपको पढ़ाया है सवन्ना के बारे में, कहाँ गया, ये रहा। थ्रू आउट द ईयर वेरी हाई टेम्परेचर कंपेरेबल टू इक्वेटोरियल क्लाइमेट, इट रिसीव रेनफॉल ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ ITCZ। ठीक है, यहाँ पर थंडरस्टॉर्म और साइक्लोन जो है रेनफॉल लेकर आती है, दैट इज सीजनल रेनफॉल होगी। यहाँ पर टेम्परेचर वेरी करेगा 3 से लेके 8 डिग्री सेल्सियस, इक्वेटर में सिर्फ 2 डिग्री लेस रेनफॉल होती है। ग्रासेस हैव फायर रेजिस्टेंट सीड्स, रेनफॉल कम होती है। ठीक है, सवन्ना के बारे में, और ये कहाँ मिलेगा, तो 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ साउथ में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको पढ़ा रखा है सब कुछ। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। 14 आपका कि यहाँ पर बोला है जेड स्ट्रीम के बारे में, ये क्वेश्चन है ना। तो यहाँ बोला है आपका कि जेड स्ट्रीम्स अकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, और सिर्फ भैया जेड स्ट्रीम आपको सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं देखने को मिलेंगे, सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेंगे। नॉर्दर्न में ही क्यों देखने को मिलेंगे भाई, हैं। तो यहाँ पर एक्सट्रीम स्टेटमेंट यूज कर लिया यूपीएससी ने, फर्स्ट काट दो, फर्स्ट देखते ही काट डालो, तो आपको ये पता चल गया भाई 2 तो करेक्ट है, 2 तो करेक्ट है। तो इसने बोल दिया ओनली, यहाँ पर देखो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ओनली, लेकिन यहाँ पर यूज क्या करा है, सम, मतलब कुछ कह रहा है, ओनली कुछ साइक्लोन्स जो है डेवलप करती है एक आई। ठीक है, जो आई बनती है ना बीचों बीच ऐसे करके साइक्लोन के अंदर। ठीक है, बात सही है, और यहाँ सेकंड में पता चल गया कि हाँ सही है।
थर्ड बोल रहा है कि टेम्परेचर इनसाइड एन आई ऑफ अ साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री लेसर देन दैट द सराउंडिंग। अब देखो दोस्तों, ऐसा आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। जो आई बनती है उसका जो साइक्लोन का, उसका जो टेम्परेचर होता है ये 10 डिग्री लेसर होता है देन अदर सराउंडिंग, मतलब उसका अदर सराउंडिंग से 10 डिग्री कम होता है। ऐसा कहीं नहीं है, ठीक है? ऐसा मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि 10 डिग्री कम होता है, ठीक है? और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपीएससी डाटा वाले फिगर्स गलत करती है। 10 डिग्री ही क्यों लिया? हैं? 10 डिग्री ही क्यों लिया? 10 पॉइंट कुछ नहीं लिया, है ना? और यहाँ पर मतलब रेंज ऑफ टेम्परेचर भी नहीं बोला कि 10 से लेके 15 डिग्री होता है, ठीक है? 10 से 20 होता है, ऐसा कुछ नहीं। एग्ज़ैक्ट फिगर यूज़ कर लिया, तो थर्ड यहाँ पर रॉन्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो दोस्तों, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है? और यहाँ पर यूपीएससी ने ना स्वैपिंग करी है। और मैं आपको बता रहा था ना कि भैया कौन सी क्लाउड्स जो है इन सोलर रेडिएशन को, जो शॉर्ट वेव होती हैं उसको रिफ्लेक्ट करेंगी, कौन सी एब्जॉर्ब करेंगी, ठीक है? क्लाउड्स का काम होता है दोनों, वार्मिंग इफेक्ट भी होता है और कूलिंग इफेक्ट भी होता है, ठीक है? वार्मिंग इफेक्ट भी होता है, कूलिंग इफेक्ट भी होता है क्लाउड्स का। लेकिन कौन से क्लाउड्स करेंगी? हाई क्लाउड्स करेंगी, लो क्लाउड्स करेंगी, ठीक है? और ये भी देखो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, दिखा देता हूँ आपको, ये देखना। ये देखो क्लाउड कवर, और यहाँ देखो मैंने आपको पढ़ाया था कि हाँ, वार्मिंग इफेक्ट किसका होगा? तो अपर एटमॉस्फेरिक क्लाउड्स का होगा, जो थिन होती है, पतली वाली, ठीक है? तो यहाँ से जो है लॉन्ग वेव रेडिएशन जो है सरफेस से, हमारे अर्थ सरफेस से जाएंगी और ये टकराएंगी लॉन्ग जो अपर वाली एटमॉस्फेयर है, ठीक है? और ये करेगा वार्मिंग इफेक्ट। और जो लोअर होती हैं, ठीक है, लोअर और जो थिक होती हैं लोअर क्लाउड्स, ये इनका होगा कूलिंग इफेक्ट। शॉर्ट वेव रेडिएशन आई, ठीक है, टकराई और ये रिफ्लेक्ट कर गई, तो यहाँ पर क्या होगा? कूलिंग इफेक्ट होगा, यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा जो लोअर क्लाउड्स करेंगी, ठीक है? तो यहाँ पर यूपीएससी ने क्या करा? स्वैपिंग कर दी। यहाँ पर बोल दिया हाई क्लाउड्स प्राइमली रिफ्लेक्ट द सोलर रेडिएशन, जबकि कौन करती है? लो क्लाउड्स करती है ना? और कूल द सरफेस ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है? ये लो क्लाउड्स करती हैं। यहाँ पर लो क्लाउड्स डाल दो, या स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। यहाँ पर देखो क्या बोला है? लो क्लाउड्स हैव हाई अब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन एमिनेटिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस दस कॉजिंग वार्मिंग इफेक्ट। यहाँ पर डाल दो हाई क्लाउड्स, बस स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा फिर, ठीक है? तो यहाँ पर स्वैपिंग कर दी यूपीएससी ने, और इसका आंसर क्या होगा फिर? डी होगा, नाइदर 1 एंड नाइदर 2 इज करेक्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है कि व्हाई आर डू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म्ड ऑन अ क्लाउडी नाइट। कह रहा डू ड्रॉप जो है क्यों फॉर्म नहीं होती क्लाउडी नाइट्स में। अब ये डू ड्रॉप्स क्या होते हैं? देखो भाई, डू ड्रॉप्स अगर आप देखोगे ना, जैसे रेनफॉल होती है, ये शाम के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? कि जो लीव्स होते हैं, कौन से लीव्स? वेट, ट्रीज के लीव्स होते हैं ना, ठीक है? वहाँ पर अगर आप देखो ना टहनियों पे लीव्स के ऊपर जो है मतलब नमी आएगी, नमी मतलब मॉइस्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? ड्रॉप्स देख लेंगे, वाटर के ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे, ठीक है? इनके सरफेस के ऊपर, लीव्स के ऊपर, ठीक? तो वो बोल रहा है कि व्हाई डू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म्ड, मतलब फॉर्म नहीं हो रहे, कब? जब क्लाउडी नाइट है। कह रहा क्लाउडी नाइट में डू ड्रॉप्स क्यों नहीं बनते? क्योंकि क्लाउडी नाइट है भाई, ठीक है? और यही तो अभी आपने यहाँ पर पढ़ा कि क्लाउडी नाइट मतलब क्लाउड्स होंगे तो क्या करेंगे? लॉन्ग वेव रेडिएशंस को लॉन्ग वेव रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देंगे, दैट इज वार्मिंग इफेक्ट करेंगे, वार्मिंग इफेक्ट करेंगे, ठीक है? तो वार्मिंग इफेक्ट करेंगे ना, तो क्या होगा? क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशन, इसका आंसर क्या होगा? पी होगा। ये सब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होगा दोस्तों? ड्यू ड्रॉप्स नहीं बनेगा, फिर से वाटर वेपर बन जाएगा, है ना? तो ड्रॉप्स नहीं बनेंगे वाटर के। हो गया नहीं होगा क्वेश्चन? इजी था नहीं था? अब देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। इन द साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन्स
इन दिस ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स साइक्लोन डज नॉट ओरिजिनेट। कह रहा है साउथ अटलांटिक है, ठीक है, अटलांटिक के अंदर साउथ में जाना है आपको, साउथ में फिर कहाँ जाना है, ईस्टर्न पैसिफिक जाना है, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ट्रॉपिकल लैटिट्यूड के अंदर कि साइक्लोन जो है ओरिजिनेट नहीं कर रहे। तो कह रहा है व्हाट इज द रीजन, ठीक है, साउथ अटलांटिक है और साउथ ही ईस्टर्न पैसिफिक रीजन है, मतलब आपको साउथ की तरफ जाना है, ठीक है, और वहाँ पर आपको साइक्लोन बनते हुए नहीं दिख रहे, तो रीजन क्या हो सकता है। कह रहा सी सरफेस टेम्परेचर जो है लो होता है। अरे भाई सी सरफेस टेम्परेचर जो है लो होता है, तो ये इसका रीजन थोड़ी ना है कि लो होगा तो क्या कहते हैं साइक्लोन फॉर्म नहीं होगा। अरे जब इंसुलेशन होती है, ठीक है, तो हाई भी होता है, ऐसा तो नहीं है। और सी सरफेस टेम्परेचर जो है यहाँ पर कंपैरिजन में देखा जाता है लैंड से और अ, आपका ओशियन से, तो यहाँ पर सिर्फ सिंगल डाटा की वजह से तो यहाँ पर इसका आंसर तो नहीं होगा। कह रहा है बी कि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जो है सेल्डम अकर्स, ठीक है। सी बोल रहा है कोरियलिस फोर्स जो है वीक होता है। डी बोल रहा है अब्सेंस ऑफ लैंड इन दोस रीजन्स। अरे भाई ऐसा तो नहीं है कि अब्सेंस ऑफ लैंड है, ठीक है, इन दोस रीजन्स के अंदर, है ना। और कोरियलिस फोर्स का रिलेशन होता तो है आपका साइक्लोन से, लेकिन वीक तो नहीं होता भाई, क्योंकि इक्वेटर में थोड़ी ना आप जो वीक होगा, ठीक है, तो इसे काटू। हाँ, ITCZ की भाई जरूरत तो है, बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि यहाँ ITCZ अगर मूव करेगा दैट में इसके इंसुलेशन ज़्यादा हो रहा है, इंसुलेशन ज़्यादा हो रहा है तो कन्वेक्शन भी होगा, इसकी जरूरत है, ठीक है, साइक्लोन के लाने के लिए इसकी जरूरत है ITCZ की जरूरत है। लेकिन ये कह रहा है सेल्डम अकर्स, दैट मीन्स समझते हो दोस्तों कि भाई आप साउथ में हो, ठीक है, साउथ में हो और आपको पता है कि इक्वेटर पे ITCZ बनता है, क्योंकि इंसुलेशन वहीं होता है, आपका इक्विनिक्स वहीं बनता है ना। तो जो ITCZ है ना वो नॉर्थ की तरफ मूव करेगा, साउथ की तरफ भी मूव करेगा इक्वेटर से, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जाता इक्वेटर से, ठीक है, ज़्यादा दूर इक्वेटर से नहीं जाता। तो ये बोल रहा है साउथ में चले जाओ, फिर ये कह रहा है साउथ में चले जाओ, तो इसलिए ये ITCZ मूव नहीं कर रहा ज़्यादा साउथ की तरफ, ठीक है, ज़्यादा शिफ्ट नहीं कर रहा, है ना, साउथ की तरफ, जिसकी वजह से जो है साइक्लोन फॉर्म नहीं होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है व्हाट एक्सप्लेन्स द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ द इक्वेटोरियल काउंटर करंट। कह रहा है भैया इनमें से बता दो कौन सा करेक्ट आंसर है कि जिसकी वजह से जो है ईस्टवर्ड फ्लो हो रहा है इक्वेटोरियल काउंटर करंट का, ठीक है, इक्वेटोरियल काउंटर करंट का। अब दोस्तों काउंटर करंट क्या होते हैं, ठीक है, इक्वेटोरियल वो भी, ये सब मेरे को आपको ओशियनोग्राफी में पढ़ाना है, ठीक है, अभी ओशियनोग्राफी की वीडियो आने वाली है तो उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो इसकी टेंशन मत करना, अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा भैया ईस्टवर्ड फ्लो हो रहा है इक्वेटोरियल काउंटर करंट का, तो इसका मतलब क्या है। कह रहा अर्थ का रोटेशन जो है अपने एक्सेस पे है, इसके वजह से, अरे अपने एक्सेस पे है, ठीक है, तो ईस्टवर्ड हो वेस्टवर्ड हो जो सके मतलब भाई इसे कट मारो। कह रहा कन्वर्जेंस ऑफ टू इक्वेटोरियल करंट्स, अच्छा सी बोला डिफरेंस इन द सैलिनिटी ऑफ वाटर। अब एक बात बताओ सी सैलिनिटी ऑफ वाटर जो है आपको पोल और इक्वेटर में फर्क देखने को मिलेगा, ठीक है, पोल इक्वेटर में देखने को मिलेगा फर्क, ठीक है, लेकिन यहाँ इक्वेटर पे थोड़ी देखने को मिलेगा। अकरेंस ऑफ द बेल्ट ऑफ द काम नियर द इक्वेटर, कह रहा काम बेल्ट होती है नियर द इक्वेटर, जिसकी वजह से काम बेल्ट जो मिलता है बीचों बीच, और उसकी वजह से जो है यहाँ पर जो है ईस्टवर्ड फ्लो है काउंटर करंट का, ये भी इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है, काम बेल्ट के अंदर तो भैया कोई कन्वेक्शन ही नहीं होता ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पी वाले में कह रहा कन्वर्जेंस ऑफ टू इक्वेटोरियल करंट्स, अच्छा एक इक्वेटोरियल करंट आपका इस साइड से आ रही है, एक इस साइड से आ रही है, कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, और कन्वर्ज करने के बाद फिर इनका जो है मूवमेंट जो है ईस्टवर्ड फ्लो हो जा रहा है, ठीक है, ईस्टवर्ड फ्लो हो जा रहा है, तो ये इसका आंसर हो सकता है कि ईस्टवर्ड फ्लो हो जा रहा है इक्वेटोरियल काउंटर करंट का, ठीक है। वैसे मैं आपको ये समझाऊंगा, ठीक है, पूरा डायग्राम के साथ समझाऊंगा आपको जब मैं ओशिनोग्राफी पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं अभी आपको इसके ना इतना डिटेल में नहीं जा रहा अभी, ठीक है, इतने डिटेल में नहीं जा रहा। वैसे मैं आपको ये डायग्राम जो है ना अभी मैं आपको समझा सकता हूँ, जैसे कि
आपका जो है नॉर्थ की तरफ जो जाने वाली इक्वेटोरियल करंट होती है ना? और एक साउथ की तरफ आपको इक्वेटोरियल करंट जाने वाली होती है। फिर इसको जो काउंटर करने आती है, ठीक है? ये उसको काउंटर करने आती है, उसे कहते हैं हम इक्वेटोरियल काउंटर करंट, ठीक है? कि एक साउथ में गई, एक नॉर्थ में गई और इसको जो काउंटर करेगी, वो होगी इक्वेटोरियल काउंटर करंट। तो ये क्यों ईस्टवर्ड जाती है, ठीक है? ये क्यों ईस्टवर्ड जाती है? क्योंकि उसका रीज़न है कि कन्वर्जेंस ऑफ 2 इक्वेटोरियल करंट की वजह से जो है ये ईस्टवर्ड फ्लो होती है, ठीक है? मैं आपको ये मतलब समझा दूँगा, पढ़ा दूँगा, ठीक है? ओशिनोग्राफी के अंदर, डोंट वरी। इस क्वेश्चन को दोबारा आएँगे हम। क्वेश्चन नंबर 19 अ, 19 है आपका, बहुत ईज़ी क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर तो भैया कीवर्ड के ऊपर ही क्वेश्चन हो जा रहा है। हाउ? कह रहा था विंड्स व्हिच ब्लो बिटवीन द 30 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ पे चला गया ये लैटिट्यूड थ्रूआउट द ईयर आर नोन एज वेस्टर्लीज। अभी आपको पता है कि 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री नॉर्थ में वेस्टर्लीज देखने को मिलेंगी, ठीक है? लेकिन ये साउथ में पहुंच गया भाई। अरे यस, साउथ में जाएंगे अब, 30 डिग्री साउथ से लेके 60 डिग्री साउथ में जाएंगे, ठीक है? तब वेस्टर्लीज मिलेंगी हमें। और ये बोल रहा है 30 से लेके ऊपर वाला 30 जाओ, नीचे से 60 चले जाओ, इन सब में वेस्टर्लीज जा रही है। अरे वाह, कितनी बकवास बात बोल रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा गलत, ठीक है? तो मैंने आपको बता दिया कि करेक्ट कैसे होगा, है ना? सेकंड बोल रहा है आपका द मॉइस्ट एयर masses that cause winter rains in the northwestern region of India are part of westerlies। ये बात बिल्कुल ठीक है। एस टी डब्ल्यू जेड का मैंने रोल पढ़ा है आपको, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेड का मैंने सॉरी जे का मैंने रोल पढ़ा है, वेस्टर्ली जेड का मैंने आपको रोल पढ़ाया था मानसून के अंदर, ठीक है? कि जो वेस्टर्ली जेट होती हैं वो रेनफॉल लेकर आती हैं विंटर में, ठीक है? और यहाँ पे लिखा हुआ है द मॉइस्ट एयर masses cause winter rains in the north western region of India। ये पार्ट होती है वेस्टर्लीज का। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो सेकंड इज करेक्ट और फर्स्ट यहाँ पर रॉन्ग होगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 20। 20 में बोला है कि ईच डे, देखो ये भी क्लाइमेट रीजन के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है? यहाँ देखो, तो यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों कि ईच डे जो है मोर और लेस सेम होता है, और मॉर्निंग होती है क्लियर एंड ब्राइट विद सी फ्रीज सी ब्रीज सॉरी सी ब्रीज as the sun climbs high in the sky, heat mounts up, dark clouds forms, then rain comes with thunder and lightning, but rain is soon over। Which of the following region is described as the above? अब देखो दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और आप मुझे खुद बता दो इनमें से कौन सा ये रीजन की बात कर रहा है। एक बात बताओ, मैंने 4 ओ क्लॉक रेनफॉल के बारे में अभी आपको पढ़ाया था ना ज्योग्राफी के अंदर, 4 ओ क्लॉक रेनफॉल, ठीक है? मतलब इसने यही तो बात करी है, 4 ओ क्लॉक रेनफॉल की तो बात करी है। कह रहा है हर दिन जो है दिन एक जैसा होता है ना? और मॉर्निंग क्लियर होती है, ठीक है? मतलब मॉर्निंग में कुछ नहीं, बारिश वारिश कुछ नहीं हो रही, ठीक है? लेकिन जैसे ही सन क्लाइंब करेगा हाई इन द स्काई, है ना? हुआ क्या? डार्क क्लाउड्स फॉर्म होने लगेंगे और रेन जो है रेन स्टार्ट हो जाएगी, वो भी थंडर के साथ एंड लाइटनिंग के साथ, और फिर जल्दी खत्म भी हो जाएगी। तो ये 4 ओ क्लॉक रेनफॉल की बात ही कर रहा है। बताओ ये कौन सा रीजन होगा? तो इक्वेटोरियल तो होगा। इक्वेटोरियल में तो रेनफॉल होती है हर दिन रेनफॉल देखने को मिलेगी आपको इक्वेटोरियल वाले रीजन के अंदर, ठीक है? इंसुलेशन बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ अ डे टाइम एंड नाइट टाइम फॉर अ सीजन टू सीजन आर ड्यू टू। कह रहा वेरिएशन हो रहा है आपका लेंथ ऑफ द डे टाइम के अंदर, मतलब डे टाइम कहीं बढ़ेगा घटेगा, है ना? और नाइट टाइम भी सीजन टू सीजन ये वेरी करता है। आपको पता है कि विंटर में आपको क्या होगा, नाइट बढ़ जाते हैं और डे कम हो जाता है, और समर में डे बढ़ जाएगा आपका, है ना? मोर देन 12 आवर्स का डे हो जाएगा, और विंटर में कम हो जाता है। तो बताओ ये होता किस लिए है? तो भाई सबको पता है कि रिवॉल्यूशन करता है अर्थ ऑन अ टिल्टेड एक्सिस, जिसकी वजह से जो है सन की जो रेज होती हैं वो टिल्ट हो जाती है, ठीक है? तो टिल्टेड एक्सिस पे जो है रिवॉल्यूशन करता है अर्थ,
जिसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है। 21 का डी। 22 कह रहा है ऑन द प्लेनेट अर्थ मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर exist as ice caps and glaciers. Out of the remaining fresh water, the largest proportion कह रहा आप प्लेनेट अर्थ पे देखोगे तो जो फ्रेश वाटर है वो आइस केप के अंदर देखने को मिलेगा। ये मैंने आपको ओशिनोग्राफी के अंदर भी क्वेश्चन करा रखा है, वैसे आइस केप में देखने को मिलेगा और ग्लेशियर में देख लेगा। और बताओ रिमेनिंग फ्रेश वाटर जो है उसका जो प्रोपोर्शन है अब आपको कहाँ देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको वहाँ भी पढ़ाया था दोस्तों कि टोटल जो फ्रेश वाटर है हमारा अर्थ के ऊपर वो ओनली 2.7% है, दैट इज अप्रोक्स 3% है। उसका ही जो मोस्ट फॉर्म है वो हम यूज़ नहीं कर पा रहे क्योंकि वो आइस कैप के अंदर है, ग्लेशियर्स के अंदर है। उसके बाद आपको फ्रेश वाटर कहाँ देखने को मिलेगा, इसके बाद मतलब प्रपोर्शन के अंदर तो ये मिलेगा आपको ग्राउंड वाटर के अंदर, एग्जिस्ट है ना ग्राउंड वाटर, ठीक है। चलो फिर उसके बाद कहाँ मिलेगा, लेक्स एंड रिवर्स में देखने को मिलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशन अकर इन द डेजर्ट एरियाज टू इनहिबिट वाटर लॉस। क्या लीफ मॉडिफिकेशन हम कर दें डेजर्ट के अंदर, ठीक है, ट्रीज में, जिससे वो वाटर लॉस को जो है इनहिबिट कर सके। इनहिबिट मतलब वाटर लॉस कम करे, ठीक है, क्योंकि वाटर बहुत कम होता है डेजर्ट के अंदर। तो हम क्या मॉडिफिकेशन करें, कह रहा है आप हार्ड हार्ड बना दो, ठीक है, क्या मतलब जो बार्क होता है ना उसे हार्ड कर दो ट्री का और वैक्सी लीव कर दो। कह रहा टाइनी लीव्स कर दो, छोटी लीव्स होंगी तो पानी कम लेंगे, है ना, या फिर नोइल लीव्स ही खत्म कर दो, थ्रोन्स कर दो इंस्टेड ऑफ लीव्स, लीव्स की जगह थ्रोन्स कर दो। यस ये सब के सब हेल्प करेंगी वाटर लॉस को, ठीक है, वाटर का जो है लॉस होने में जो है हेल्प करेंगी। चलो तो क्या होगा इसका आंसर, डी। डी इज करेक्ट, 23 का डी आंसर होगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लेना दोस्तों, मैं मान के चल रहा हूँ आज समझ में आ गया होगा आपको, ये कोई इजी क्वेश्चन है ये, और कभी कभी इजी क्वेश्चन भी समझ में नहीं आते इसलिए पूछ रहा था आपसे। 24 कह रहा है एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इज हाई एज कंपेयर टू द कोस्टल एरियाज, व्हाट आर द रीजन और रीजंस। अब बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, कह रहा है एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है आप कॉन्टिनेंट में देखोगे दैट मींस लैंड मास के ऊपर देखोगे तो हाई देखने को मिलेगा, है ना, एज कंपेयर टू कोस्टल एरिया। जैसे मुंबई दिल्ली का फर्क आया था, है ना, ठीक है, मुंबई और दिल्ली का, क्योंकि यहाँ पर कोस्टल एरिया है, दिल्ली में दिल्ली लैंड लॉक्ड है, यहाँ पर कोई ओशियन देखने को नहीं मिलेगा। तो कह रहा है ये एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है हाई होता है, ठीक है, इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स के अंदर कोस्टल एरिया से। तो उसका रीजन क्या है, क्या थर्मल डिफरेंस जो है लैंड एंड वाटर का होता है, थर्मल डिफरेंस बिटवीन द लैंड एंड वाटर। बताओ दोस्तों ये बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपने पढ़ा है कि हाँ भाई यही तो रीजन है, लैंड एंड वाटर का थर्मल डिफरेंस अलग अलग होता है, स्पेसिफिक हीट होती है, स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है वाटर की, है ना, एज कंपेरिजन टू लैंड। तो ये तो यहाँ पर है, मतलब फर्स्ट तो करेक्ट है यहाँ पर। सेकंड बोला वेरिएशन इन द एल्टीट्यूड बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन। अरे भाई साहब ये बात बताओ कितना वेरिएशन आ जाएगा, ठीक है, एल्टीट्यूड का कहीं पढ़ा है क्या आपने, एल्टीट्यूड से यहाँ पर वेरिएशन में आ जाएगा कुछ। तो सेकंड आप जैसे कट मारते हो ना तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है ए, दैट इज फन। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। कह रहा है प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द इंटीरियर, ऐसा कुछ नहीं है, हैवी रेन्स इन द इंटीरियर एज कंपेरिजन टू कोस्ट, ऐसा कुछ नहीं है, कट मारो, हैवी रेन्स तो कोस्टल वाले में ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मॉइस्चर की कमी नहीं है। 25 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। देखो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के बारे में हम फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं अब, ठीक है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट से इसका मतलब यूपीएससी को प्यार है। कह रहा है यहाँ पर प्रेजेंस मिलेंगे, प्रेजेंस ऑफ टोल और क्लोजली सेट ट्रीज दैट इज कैनोपी बना रहे हैं विद क्राउन्स फॉर्मिंग कंटिन्यूअस कैनोपी। कह रहा है ना आपने क्वेश्चन अभी है, कह रहा है कोएग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, यस लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज में देखने को मिलेगा, रेनफॉल हो रही है ना, प्रेजेंस ऑफ नंबरस वैरायटीज ऑफ एपेटाइट्स, बिल्कुल सेम स्टेटमेंट उठी थी, मतलब 2013 का ही क्वेश्चन वो रिपीट हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, 25 का डी। 26 कह रहा है क्लाइमेट इज एक्सट्रीम, रेनफॉल इज स्कैंटी
एंड द पीपल यूज्ड टू बी नोमैडिक हंटर्स। बताओ इनमें से कौन सा रीजन होगा ये? कह रहा है क्लाइमेट जो है एक्सट्रीम होता है, ठीक है, और रेनफॉल बहुत ज़्यादा स्कैंटी होता है, ठीक है, मतलब कम रेनफॉल देखने को मिलेगी। और बताओ तो दोस्तों, यहाँ पर जो पीपल है ना वो नोमैडिक हर्डर्स हैं। तो अफ्रीकन सवन्ना है क्या? अरे भाई आपने वैसे पढ़ा था कि टेम्परेचर तो बिल्कुल हाई मिलती है यहाँ पर, वो बात बिल्कुल ठीक है, टेम्परेचर हाई है, लेकिन ग्रासेस भी देखने को मिलेंगी यहाँ पर, ठीक है, और रेनफॉल भी होती है, ऐसी बात नहीं है, रेनफॉल भी होती है, लेस रेनफॉल होती है लेकिन होती है, ठीक है, क्योंकि वो मूवमेंट करता है ना ITCZ, तो यहाँ पर रेनफॉल होती है। कह रहा है सॉरी, बी बोल रहा है सेंट्रल एशियन स्टेपी है, ठीक है, और सी बोल रहा है नॉर्थ अमेरिकन, ये प्रेरी वाला रीजन है, और ये साइबेरियन तुंद्रा बोल रहा है। अच्छा, तो भैया साइबेरियन तुंद्रा बोल रहा है, पेरी रीजन बोल रहा है, प्रेरी वाला अमेरिकन वाला, और ये सेंट्रल एशियन स्टेपी रीजन बोल रहा है। और नोमैडिक हर्डर्स कहाँ मिलेंगे? तो नोमैडिक हर्डर्स दोस्तों सेंट्रल एशियन स्टेपी वाले रीजन में मिलेंगी, है ना, और यहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो स्कैंटी होती है ना, और आपको यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो एक्सट्रीम्स देखने को मिलेगा, एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलेंगे, ठीक है, मतलब टेम्परेचर यहाँ पर सर्दियों के टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, और गर्मी में बहुत ज़्यादा जो है समर के टाइम पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, मतलब दोनों ही विंटर में भी और समर में भी, दोनों में एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये रीजन आपका क्या है? सेंट्रल एशियन स्टेपी है, ठीक है, तो इसे याद कर लो दोस्तों। यहाँ पर टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा क्या होता है, एक्सट्रीम क्लाइमेट होते हैं यहाँ पर, ये बिल्कुल याद करना पड़ेगा आपको, है ना। और नोमैडिक हर्डर्स यहाँ पर पीपल होते हैं, ठीक है, यहाँ पर मतलब कैटल ये सब वगैरह जो है रेयरिंग करेंगे लोग बाग, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़िएगा, चलो क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म। अब थंडरस्टॉर्म बनता कैसे, मैंने आपको पढ़ा रखा है। द थंडर इन द स्काई इज प्रोड्यूस्ड बाय, कह रहा मीटिंग ऑफ द क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स इन द स्काई। बिल्कुल बात सही है, कन्वेक्शन होता है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं जो कि रेनफॉल करते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब कह रहा है लाइटनिंग दैट सेपरेट्स द निम्बस क्लाउड्स, और थर्ड बोल रहा है वायलेंट अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर दैट इज कन्वेक्शन एंड वाटर पार्टिकल्स, ये तो कन्वेक्शन ही होता है, बिल्कुल सही है, 1 और 3 तो बिल्कुल सही लग रहा है, और यहाँ पर ऑल 3 वाला आंसर है ही नहीं, दैट मीन्स कि यहाँ पर सेकंड रॉन्ग है, आंसर हमारा क्या आएगा 1 एंड 3। अब ये लाइटनिंग जो सेपरेट कर रहा है निम्बस क्लाउड्स को, ये कहीं आपने कुछ पढ़ा है क्या? चलो हटाओ इसे। 28 में बोल रहा है दोस्तों कि 2004 में सुनामी आई थी, ठीक है, जिससे पीपल को रियलाइज हुआ कि मैंग्रोव्स कैन सर्व एज अ रिलायबल सेफ्टी हेज अगेंस्ट कोस्टल क्लाइमेटीज। हाउ डू मैंग्रोव्स फंक्शन एज अ सेफ्टी हेज? अब देखो दोस्तों, मैंग्रोव ट्रीज जो हैं आपको देखने को मिलेगा मेनली, आपको कहाँ देखने को मिलेगा? सुंदरबन में, ठीक है, मैंग्रोव देखने को मिलेंगे, ठीक है, वहाँ पर आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं सुंदरबन को, मतलब सुंदरी ट्रीज होते हैं वो, उसको हिंदी में बोलते हैं। तो इसका आपको ना जो रूट्स देखने को मिलेंगे, आपको देखने को मिलेगा लैंड के ऊपर भी इनके रूट्स होते हैं, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा रूट्स होते हैं इनके, इन ट्रीज के। तो जिसकी वजह से अगर जैसे फ्लड आ गया, सुनामी आ गई, तो ये ट्रीज जो है फ्लड से, सुनामी से, है ना, लड़ने का काम करते हैं, ऐसे बैरियर की तरह काम करते हैं, ठीक है, तो जल्दी मतलब ज़मीन से उखड़ते नहीं है ये, ठीक है, तो हेल्प करते हैं, ऐसा वॉरियर की तरह काम करते हैं, है ना, अगेंस्ट वर्क करते हैं अगेंस्ट द सुनामी और फ्लड्स। तो बताओ दोस्तों इसका असर क्या होगा? कह रहा है मैंग्रोव स्वयं जो है सेपरेट कर देते हैं ह्यूमन सेटलमेंट्स को फ्रॉम सी बाय वाइड जोन, जहाँ पे पीपल जो है रह नहीं सकते। अरे ऐसा कुछ नहीं है, कह रहा है मैंग्रोव प्रोवाइड बहुत फूड एंड मेडिसिन, ठीक है, ऐसा नहीं है, फूड और मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, हटाओ ऐसे। कह रहा है मैंग्रोव ट्रीज जो है टोल होते हैं, डेंस होते हैं, कैनोपी बनाते हैं और एक्सीलेंट शेल्टर देते हैं टू द एयर, ऐसा कुछ नहीं है। कह रहा है मैंग्रोव ट्रीज डू नॉट गेट अपरूटेड, यही बात बताया ना मैंने आपको, अप्रूट नहीं होते, एज अ बैरियर की तरह काम करते हैं बाय स्टॉर्म्स और टाइड्स बिकॉज ऑफ देयर एक्सटेंसिव रूट्स। इसका आंसर क्या आएगा? डी। 29 कह रहा है जेट एयरक्राफ्ट जो है फ्लाई करता है वेरी इजिली एंड स्मूथली इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, व्हाट कुड बी द एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन? ठीक है, कह रहा है कोई क्लाउड्स नहीं होते, कोई वाटर वेपर नहीं होता लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में,
कह रहा कोई वर्टिकल विंड्स नहीं होती इन द लोअर एटमॉस्फेयर में, और बात बिल्कुल ठीक है, तभी यहाँ पर जो है जेट्स या एयरक्राफ्ट जो है आराम से स्मूथली जो है फ्लाई करते हैं। भाई क्लाउड्स क्यों नहीं होते, क्योंकि सारा जो है ट्रोपोस्फेयर में होता है ना, ट्रोपोस्फेयर में होता है ना। और इससे पहले ऊपर मिलेगा आपको ट्रोपोपाउस, ट्रोपोपाउस मतलब सारा टर्बुलेंस रुक जाएगा, मतलब यहाँ पर वर्टिकल विंड्स भी नहीं मिलेंगे आपको, कन्वेक्शन भी नहीं देखने को मिलेगा इससे आगे, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाई करते हैं सब चीजें। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा व्हाट कुड बी द मेन रीजन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द अफ्रीकन या यूरेशियन डेजर्ट बेल्ट। अच्छा, कह रहा है क्या रीजन है फॉर्मेशन ऑफ द अफ्रीकन या यूरेशियन डेजर्ट बेल्ट। कह रहा है ये लोकेट करते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल्स के अंदर, और यहाँ पर जो है इन्फ्लुएंस होता है वार्म ओशनिक करंट्स का। अब मैंने आपको बताया था कोल्ड ओशनिक करंट्स होते हैं, वार्म नहीं, यूपीएससी ये खेल जाता है, वार्म की जगह कोल्ड डाल देगा, कोल्ड की जगह वार्म डाल देगा। तो ये कोल्ड ओशनिक करंट होते हैं। और कोल्ड ओशनिक करंट क्या करेंगे दोस्तों, बताओ दोस्तों, टेम्परेचर कहीं है ज़्यादा तो उसको कर देंगे लो। अब लो टेम्परेचर लो कर दोगे तो कन्वेक्शन होगी नहीं, कन्वेक्शन होगी नहीं तो रेनफॉल होगा नहीं, तो जब रेनफॉल नहीं होगा तो डेजर्ट ही तो बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड गलत करते हो, सेकंड कट जाएगा। और यहाँ पर चेक करते हैं अब हम कि फर्स्ट हमारा सही है या नहीं, और फर्स्ट बिल्कुल ठीक है, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल्स में होते हैं, ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल्स में होते हैं। और ये मैंने आपको पढ़ा रखा है दोस्तों, मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ठीक है, कि वर्ल्ड के अंदर जो है वेस्टर्न मार्जिन पे क्यों होते हैं आपके डेजर्ट्स, क्यों फॉर्म होते हैं, मैंने पढ़ा रखा है दोस्तों। ये देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखो, हाँ, जैसे सहारा है, पेरू है, चिले है, सोनर है, और डेजर्ट्स है वर्ल्ड के, तो क्यों होते हैं, ऑफशोर ट्रेड विंड्स होती हैं, कोल्ड करंट होता है, डेसिकेटिंग इफेक्ट होता है, ये वाइप आउट करते हैं मॉइस्चर को, आईटीसी यहाँ शिफ्ट नहीं करता, सिंकिंग ऑफ द अपर एटमॉस्फेयर एयर, जब सिंकिंग ऑफ अपर एटमॉस्फेयर एयर होती है तो क्या बनाएगा, हाई प्रेशर बनाएगा, नहीं बनाएगा, यस और नो, यस हाई प्रेशर बनाएगा। तो यही तो बोला इसने, इट इज लोकेटेड इन द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल्स, बिल्कुल बात ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है, सेकेंड यहाँ पर रॉन्ग हो गया है, क्योंकि कोल्ड ओशनिक करंट आना चाहिए था, ना कि वार्म ओशनिक करंट आना चाहिए था, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, अब थोड़ा फास्ट करेंगे दोस्तों, अभी हमें और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कि ला नीना is suspected to have caused recent floods in the Australia. How is La Nina different from El Nino? और ये मैंने आपको मॉनसून में सब कुछ पढ़ा दिया है कि भैया ला नीना हमारे लिए तो सही है, इंडियन मॉनसून के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये और ज़्यादा रेनफॉल करता है इंडिया के अंदर, है ना, और ज़्यादा रेनफॉल करता है, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी करेगा ला नीना। लेकिन एल नीनो अगर बनता है तो एल नीनो के बनने से जो है हाई प्रेशर बनेगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर, है ना। अब हाई प्रेशर ऑस्ट्रेलिया के अंदर बनेगा और साउथ अमेरिका के अंदर लो प्रेशर बनेगा, तो रेनफॉल कहाँ पर होगी भाई, जहाँ पर कन्वेक्शन हो रहा है तो साउथ अमेरिका के अंदर होगा, है ना, और यहाँ पर ड्राई हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर एल नीनो में, है ना। तो कह रहा है ला नीना इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनयूजुअली कोल्ड ओशियन टेम्परेचर in the equatorial Indian Ocean, whereas El Nino is characterized by unusually warm oceanic temperature in the equatorial Pacific region ocean। अब देखो दोस्तों, इसमें ना कहीं भी ये नहीं बताया है कि वेस्ट में है, ईस्ट में है, ठीक है, कहाँ टेम्परेचर जो है ईस्ट में बन रहा है, वेस्ट में बन रहा है, कुछ नहीं बताया, ठीक है, कुछ नहीं बताया। ये कोल्ड कहाँ बन रहा है, केरला नीना इज कैरेक्टराइज्ड अनयूजुअली कोल्ड ओशियन टेम्परेचर इन द इक्वेटोरियल, ठीक है भाई, इक्वेटोरियल रीजन तो है ही हमारा। कह रहा है वेरेज एल नीनो इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनयूजुअली वार्म ओशियन करंट, भाई कुछ नहीं बताया इसने, कुछ नहीं बताया। और सेकंड वाले में देखो दोस्तों, एल नीनो हैज एडवर्स इफेक्ट्स ऑन साउथ वेस्ट मानसून ऑफ इंडिया बट ला नीना हैज नो इफेक्ट ऑन मानसून क्लाइमेट। अभी तो मैंने आपको बताया दोस्तों, ला नीना की वजह से हमारे यहाँ हैवी रेनफॉल होती है, तो नो इफेक्ट कैसे देखने को मिलेगा भैया, इफेक्ट तो है ला नीना का, और एडवर्स इफेक्ट भी है मानसून का एल नीनो की वजह से। पहला स्टेटमेंट उन्होंने सही बोल दिया, लेकिन यहाँ पर क्या बोला कि ला नीना का कोई इफेक्ट ही नहीं है मानसून के ऊपर, तो ये भी गलत हो गया,
तो हमारा आंसर क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर। कह रहा है वेस्टर्लीज इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर स्ट्रॉन्गर एंड परसिस्टेंट देन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कह रहा है रीजन क्या है, क्योंकि वेस्टर्लीज आपको दोनों ही जगह मिलेगा ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर भी मिलेगा, सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर भी मिलेगा। ठीक है, 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 60 डिग्री साउथ में मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पर साउथ कर दोगे तो साउथ बोल रहा हूँ, हाँ बिल्कुल साउथ कर दोगे तो साउथ में मिलेगा। ठीक है, 30 से 60। लेकिन बोल रहा है सदर्न हेमिस्फीयर में वेस्टर्लीज जो है स्ट्रॉन्ग होती है। तो कह रहा है सदर्न हेमिस्फीयर हैज लेस लैंड मासेस एज कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और ये बात तो बिल्कुल सही है, सदर्न हेमिस्फीयर में लेस लैंड मासेस है, तो लैंड मासेस कम होगा तो एज अ बैरियर की तरह काम नहीं करेंगे। ठीक है, लैंड मासेस यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, तो लेस फ्रिक्शन होगा, तो लेस फ्रिक्शन होगा तो वेस्टर्ली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। बात ही कह रहा है, कह रहा है कोरियोलिस फोर्स हायर होता है सदर्न हेमिस्फीयर में एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब देखो दोस्तों, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये इक्वेटर पे होता है बस। ठीक है, वरना तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जितना कोरियोलिस फोर्स है उतना ही आपका सदर्न हेमिस्फीयर में मिलेगा। तो कट मारो ना इसे, आंसर आ गया ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स इज टाइपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। अरे वाह, सीजनल रिवर्सल विंड्स कहाँ से सुनने को मिलता है भाई साहब, मॉनसून के अंदर मिलता है। कितना इजी क्वेश्चन था, है ना। 34 कह रहा है नॉर्मली द टेम्परेचर डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस बिकॉज। ये बात तो ठीक है कि हाँ नॉर्मली जो है, नॉर्मली बोल रहा है, ठीक है, नॉर्मली भी बोल दिया गया है। ठीक है, दैट मीन्स की नॉर्मल लैब्स रेट की बात कर रहा है। ठीक है, कि नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा कि जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज कर रहा है जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाओगे, मतलब एल्टीट्यूड पे जाओगे ऊपर। ठीक है, कह रहा है रीजन क्या है, कह रहा है द एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड्स ओनली फ्रॉम अर्थ सरफेस। कह रहा है अर्थ सरफेस से जो है एटमॉस्फेयर जो है हीटेड होता है, ये इसका रीजन है। और ये बात तो बिल्कुल सही है, ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, पहले अर्थ सरफेस हीटेड होगा, ठीक है, और ये फिर लॉन्ग वेव रेडिएशन पर भेजेगा, है ना। ये बात बिल्कुल ठीक है। क्या देयर इज मोर मॉइस्चर इन द अपर एटमॉस्फेयर। अब एक बात बताओ दोस्तों, मॉइस्चर कहाँ ज़्यादा होगा, नीचे होगा ऊपर होगा, बताओ भाई। मॉइस्चर ऊपर कैसे हो सकता है, ऊपर तो गैसेस होंगी, ये जो मॉइस्चर है ना, ये वाटर वेपर बनेंगी, है ना, तभी जाके ऊपर जाके, है ना। तो मॉइस्चर तो नीचे ज़्यादा होगा ना, क्योंकि ओशन भी नीचे ही है ना, टेम्परेचर भी नीचे ज़्यादा होगा ना। ठीक है, तो मॉइस्चर तो नीचे होगा, इसे कट मारो। सेकंड यहाँ पर रॉन्ग बोल दिया। बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, इतना समझाना भी नहीं चाहिए मेरे को, वैसे आपको इजी क्वेश्चन है। कह रहा है द एयर इज लेस डेंस इन द अपर एटमॉस्फेयर। ये बात बिल्कुल ठीक है भैया, क्यों, क्योंकि भैया ग्रेविटी कहाँ है सबसे ज़्यादा, ग्रेविटी सबसे ज़्यादा सरफेस पे है, तो सरफेस खींच रहा है हर एक चीज़ को, तो पार्टिकल डस्ट सब कुछ कहाँ मिलेगा, सरफेस पे मिलेगा। तो डेंसर एयर कहाँ होगी, सरफेस पे होगी, अपर एटमॉस्फेयर से कंपेरिजन करोगे तो। ठीक है, तो थर्ड तो सही है, आंसर आंसर क्या होगा, 1 एंड 3 इज करेक्ट। ठीक है, और ये मैं आपको पूरा पढ़ा चुका हूँ, 34 का ये पूरा जो कंसेप्ट है ना, स्टेटिंग में पढ़ा चुका हूँ आपको मैं। 35 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक क्लाइमेट ऑफ द ट्रॉपिकल सवन्ना रीजन। अब ट्रॉपिकल सवन्ना रीजन ये भी मैं आपको पूरा पढ़ा दिया हूँ भाई साहब। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पर आपको डेफिनेट ड्राई रीजन भी मिलेगा और वेट सीजन भी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर भी हाई होता है और रेनफॉल भी होती है, तो वेट सीजन भी देखने को मिलेगा, ड्राई सीजन भी मिलेगा। 36 कह रहा है ज्योग्राफिक रीजन है ना, उसके डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पर। ठीक है, और क्या पूछा होगा यहाँ पर, यहाँ पूछा बताओ विच ऑफ द फीचर्स इज डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। किस रीजन के हैं ये, कह रहा है यहाँ पर वार्म और ड्राई क्लाइमेट है, माइल्ड एंड वेट विंटर है, वो एवरग्रीन ओक ट्रीज मिलेंगी। क्या मिलेंगी, एवरग्रीन ओक ट्रीज मिलेंगी। वार्म है और ड्राई क्लाइमेट है, माइल्ड है, वेट विंटर है। वेट विंटर कब होती है बताओ दोस्तों, वेट विंटर कब होती है, जब मेडिटेरेनियन क्लाइमेट होगा तभी होगी वेट विंटर। ये मैं आपको
पढ़ा चुका हूँ, दिखाता हूँ आपको। ये देखो, अब चलते हैं मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के ऊपर। मेडिटेरेनियन में मैंने आपको पढ़ा रखा है, ये देखो भाई साहब। ऑफशोर ट्रेड विंड चलती हैं, जिससे ड्रायर रीजन हो जाता है, ये हॉट टेम्परेचर होता है। अबंडेंस होती है सनशाइन की यहाँ पर ग्रेप्स एंड वाइन का कल्टीवेशन होता ही है मेडिटेरेनियन के अंदर। विंटर्स में क्या होगा, शिफ्टिंग होगा प्रेशर वेट का, ठीक है। ऑनशोर वेस्टर्लीज आएंगे यहाँ पर, तो रेनफॉल होगी यहाँ पर, ठीक है। सब पढ़ाया है, ठीक है। तो क्या आएगा भाई, इसका आंसर मेडिटेरेनियन आएगा। क्यों, यहाँ पर वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट भी देखने को मिलेगा, माइल्ड एंड वेट विंटर भी देखने को मिलेगा, और एवरग्रीन ओक ट्रीज भी देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स मोर सनलाइट एज कंपेयर टू द बाकी थ्री से। कह रहा भैया बता दो इनमें से जो है सबसे ज़्यादा जो है सनलाइट जो है रिफ्लेक्ट कौन करेगा, सबसे ज़्यादा सनलाइट जो है इनमें से रिफ्लेक्ट कौन करेगा बाकी थ्री से। अब यहाँ पर एक फिनोमिना आता है दोस्तों, वो है एल्बिडो का। जिसका हाई एल्बिडो होगा वो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, और सबको पता है कि फ्रीज स्नो का सबसे ज़्यादा एल्बिडो हाई होता है, ठीक है। तो लैंड कवर्ड विद फ्रीज स्नो, वो इसका हाई एल्बिडो होता है, और एल्बिडो ज़्यादा इसका ज़्यादा होगा, वो रिफ्लेक्ट भी ज़्यादा करेगा। इजी कंसेप्ट था, और ये हमारा क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के ऊपर। 38 बोल रहा है विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड नियर द इक्वेटर। कह रहा है इक्वेटर के पास कौन सा फॉरेस्ट आपको मिलेगा। अरे भाई, इससे इजी क्वेश्चन कौन सा होगा, सबको पता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होगा, सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, इक्वेटर भी होगी क्योंकि इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा इंसुलेशन हो रहा है, ठीक है, कन्वेक्शन होगा। कितना इजी था। 39 कह रहा है 2007 का क्वेश्चन है वैसे ये। कह रहा एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन द पैसिफिक ओशियन दैट इन द अटलांटिक ओशियन, ठीक है। कह रहा एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देन दैट इन सदर्न हेमिस्फीयर। अब बताओ दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, बताओ बताओ। कह रहा है एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ज़्यादा होता है सदर्न हेमिस्फीयर से। बिल्कुल बात सही है। रीज़न यही है दोस्तों कि यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको लैंड देखने को मिलेगा, ठीक है, और सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड कम है, लैंड मास कम है। तो यहाँ पर आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। टेम्परेचर सबसे ज़्यादा आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पर ओशियन है, ठीक है, और ओशियन को गर्म होने में टाइम लगता है। कह रहा एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है ये ग्रेटर होता है पैसिफिक ओशियन के अंदर दैट इन द अटलांटिक ओशियन। एक बात बताओ दोस्तों, ये क्वेश्चन ना वैसे मैंने आपको अ, शायद जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ा दिया आपका, या फिर ओशिनोग्राफी में पढ़ा दिया है, ठीक है। अब इसने बोला पैसिफिक ओशियन का ज़्यादा होगा। एक बात बताओ दोस्तों, पैसिफिक ओशियन है बड़ा और अटलांटिक ओशियन है छोटा, किसको गर्म होने में टाइम लगेगा, वार्म होने में किसको ज़्यादा समय लगेगा, पैसिफिक ओशियन को लगेगा ना, है, या फिर अटलांटिक ओशियन को लगेगा। पैसिफिक ओशियन को लगेगा, और अटलांटिक ओशियन बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर सबसे ज़्यादा किसका ज़्यादा होगा, अटलांटिक का ज़्यादा होगा ना पैसिफिक से। तो यूपीएससी ने यहाँ पर स्वैपिंग कर दी है, इसलिए फर्स्ट यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, हमारा आंसर आएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला है दोस्तों आइदर ऑफ द टू बेल्ट्स ओवर द ओशियंस एट 30 डिग्री टू 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लेटिट्यूड्स इज नोन एज हॉर्स लेटिट्यूड, और हॉर्स लेटिट्यूड्स आर लो प्रेशर बेल्ट्स। अरे भैया, हॉर्स लेटिट्यूड हाई प्रेशर बेल्ट होती हैं, यूपीएससी ने यहाँ पर लो ले दिया है। सबको पता है ये हॉर्स लेटिट्यूड इसलिए भी कहलाया था क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर बनता है, ठीक है। हाई प्रेशर की वजह से बोट्स जो है नदी के अंदर नहीं चल पाती हैं, तो ये अपने हॉर्स ट्रेडर्स क्या करते थे, पानी के अंदर फेंक देते थे, ठीक है। इसलिए ये हॉर्स लेटिट्यूड का कहलाया था, है ना, हाई प्रेशर की वजह से। ये लो प्रेशर थोड़ी ना, सेकंड काट दो ना भैया, सेकंड तो इसका आंसर नहीं होगा। तो इसने बोला जो यहाँ पर आपको मिलेंगे टू बेड्स ओवर द ओशियन, ठीक है, 30 डिग्री टू 30 डिग्री 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों में, ठीक है ना, दो बेल्ट्स मिलेंगे, बिल्कुल बात ठीक है, 2 बेल्ट्स मिलेंगे क्योंकि नॉर्थ और साउथ दोनों ले रहा है, और इसको कहते हैं हम हॉर्स लेटिट्यूड क्योंकि यहाँ पर बनता है हाई प्रेशर, ठीक है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसका आंसर रहेगा ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41
41 है दोस्तों, कह रहा है ये क्या है, डेल्बेजिया स्पीसीज इज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग। अब ये बोल रहा है कि डेल्बेजिया कोई स्पीसीज है और बताओ इनमें से किस पे, मतलब ये किससे फॉलोइंग मतलब एसोसिएट है ये। तो ये है रोजवुड से, ठीक है, ये है रोजवुड से एसोसिएटेड। अब ये क्यों एसोसिएटेड है ना, तो मैं आपको बता दूं। तो ये भैया रोजवुड जो है वुड है, लकड़ी है, ठीक है, तो ये यूज होता है आपका किसमें, आपका इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, लग्जरी गुड्स, इन सबको बनाने में यूज होता है ना। और ये जो वही स्पीसीज है, ठीक है, दलबेरिया वाला, ठीक है, और मैं आपको बता दूं मतलब ये एक इस टाइप ऑफ स्पीसीज में आता है, मतलब ये रोजवुड है ना, वो इस टाइप ऑफ स्पीसीज में आता है। मतलब आपको रोजवुड जो है इंडियन रोजवुड भी देखने को मिल जाएगा, ब्राजीलियन रोजवुड भी मिल जाएगा देखने को, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है बहुत पुराना हो गया है वैसे, और आया है यूपीएससी में, तो इसको याद करना तो पड़ेगा आपको, और कोई रास्ता नहीं है। 42 असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, 2006 का क्वेश्चन है ये। कह रहा है द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज एसोसिएटेड विथ लैटिट्यूड। रीजन बोल रहा है द एबिलिटी टू कीप मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। कह रहा अमाउंट ऑफ जो मॉइस्चर है कहाँ पर, एटमॉस्फेयर में, ये एसोसिएट करता है लेटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और सेकंड में बोल रहा था एबिलिटी टू कीप मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। अरे भैया ये बात तो रीजन तो सही है कि भैया जहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर होगा, है ना, जहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर होगा और जहाँ पर कम टेम्परेचर होगा, तो वो जो हम चेक कर लेंगे कि वाटर वेपर कितना कम होगा, कितना ज़्यादा ज़्यादा होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन है ना भाई, यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन है आपका वाटर वेपर का और टेम्परेचर का। भाई टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वाटर जो है वेपर बनेगा, ये सुनो, वाटर जो है वेपर बनेगा, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल हाँ, मॉइस्चर जो है डिपेंड करता है किसके ऊपर, वाटर वेपर पे, जो कि वाटर वेपर रिलेटेड है, करता है आपका टेम्परेचर के ऊपर। ये बात बिल्कुल ठीक है। रीजन मतलब रीजन वाला जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। आप कह रहा है जो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, ये एसोसिएट करता है लेटीट्यूड के साथ। अरे हाँ बिल्कुल, लेटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। पोल की तरफ जाओगे तो सब कुछ फ्रीज है, ठीक है, टेम्परेचर बहुत लो है, वहाँ पर कोल्ड है, तो वहाँ पर वाटर वेपर बहुत कम देखने को मिलेगा, है ना। या बोल सकते हो कि मॉइस्चर बहुत कम होगा। इक्वेटर में ज़्यादा होगा, हाई टेम्परेचर, हाई इंसुलेशन, ठीक है। तो यह तो बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा। इजी था, मतलब बहुत ही लॉजिक था और बहुत ही बेसिक, मतलब आपका नॉलेज यहाँ पर काम कर रहा है, बहुत ही मतलब बेसिक नॉलेज के साथ इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। इतना टफ क्वेश्चन ये नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। अब हम 43 में बोल रहा है कि भैया ये भी एसेशन रीजनिंग वाला ही क्वेश्चन है, और मेरा जो है ना अब थोड़ा सा मुंह दुख रहा है बोलते बोलते, बहुत देर से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, अकेले ही बोलता जा रहा हूँ। 43 बोल रहा है, असर्शन दे रखा है आपका, विंड पैटर्न्स आर क्लॉकवाइज इन द नदर्न हेमिस्फीयर, और ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, एंड एंटी क्लॉकवाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। कह रहा क्लॉकवाइज होते हैं नदर्न हेमिस्फीयर में और एंटी क्लॉकवाइज होते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। रीजन दे रहा है डायरेक्शन ऑफ द विंड पैटर्न्स इन द नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर इज गवर्न्ड बाय द कोरियोलिस इफेक्ट। बिल्कुल बात सही है। कोरियोलिस फोर्स जो है डेविएट करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ। तो बिल्कुल कोरियोलिस फोर्स करता है डायरेक्शन को चेंज, ठीक है, डायरेक्शन को चेंज करता है, लेकिन मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता, मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है। तो उसकी वजह से क्लॉकवाइज बनेगा, कहाँ पर, विंड पैटर्न आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और एंटी क्लॉकवाइज बनेगा सदर्न हेमिस्फीयर में। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ये देखो जरा, ये देखो विंड पैटर्न, ठीक है, पढ़ा रखा है, पढ़ा रखा मैंने आपको। देखो प्रेशर कंडीशन अगर लो होगा, हाई होगा, है ना,
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, लो के टाइम पे, हाई के टाइम पे क्लॉकवाइज, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कवर्स द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। बताओ कौन से यहाँ पर आपको जो फॉरेस्ट है आपको हाईएस्ट एरिया में देखने को मिलेंगे, हाईएस्ट कवर कर रखा है इन्होंने एज अ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। ये भी याद कर लेना दोस्तों आप। कह रहा टेम्परेट में कौनी फॉरेस्ट, कह रहा टेम्परेट में डेसिडियस फॉरेस्ट, कह रहा ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट, ये तो सबसे कम देखने को मिलेगा। कह रहा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये तो इक्वेटर पे देखने को मिलेगा सिर्फ, ठीक है। अब बचा कौनी फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट। एक बात बताओ दोस्तों, कोनीफेरस फॉरेस्ट जो है, कोनीफेरस जो है आपको इंडिया में भी देखने को मिल जाएगा, अटलांटिक में भी देखने को मिल जाएगा, आर्टिक में भी देखने को मिल जाएगा, रसिया में देखने को मिल जाएगा, हर जगह देखने को मिल जाएगा। तो सबसे ज़्यादा किसने कवर कर रखा है, कोनीफेरस वालों ने कर रखा है, ये याद कर लो। 44 का ए होगा। 45 यहाँ पर आर्सेसन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला है कि अनलाइक टेम्परेट फॉरेस्ट द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट if cleared can yield productive farmland that can support intensive agriculture for several years even without chemical fertilizer। 2023 में यही क्वेश्चन तो रिपीट हुआ, 2023 का क्वेश्चन ही तो है ना, जहाँ पर बोला गया था कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर जो है वहाँ की जो सॉइल होती हैं उनके न्यूट्रिएंट्स हाई होता है, जबकि वो फॉल्स था, वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स हाई नहीं होती। तो यहाँ पर ये तो बोला गया कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, अगर क्लियर भी होते हैं ना तो ये प्रोडक्ट जो है इल्ड कर देंगे प्रोडक्टिव फार्मलैंड और सपोर्ट करेंगे इंटेंसिव एग्रीकल्चर। अरे नहीं करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं भाई सॉइल के यहाँ पर, ठीक है। 2023 में यही क्वेश्चन तो रिपीट हुआ है, तो फर्स्ट हमारा यहाँ पर हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है। तो पुअर न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनके अंदर। जब फर्स्ट रॉन्ग है तो एडमिस के आंसर तो आपका अपना आप निकल गया, क्योंकि डी होगा इसका आंसर, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू होगा। आर रीजन क्या है, क्या प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज वेरी हाई एज कंपेरिजन टू दैट टेम्परेट फॉरेस्ट। हाँ ये तो बात ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है रेन फॉरेस्ट की। रीजन क्या है, हैवी रेनफॉल, हाई टेम्परेचर, इसकी वजह से वेदरिंग एक्टिविटी ज़्यादा होती है। 46 में बोला है दोस्तों, आर्सेसन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है और बोल रहा है सरफेस विंड्स spiral inwards upon the center of cyclone। रीजन बोल रहा है एयर डिसेंड्स एट द सेंटर ऑफ द साइक्लोन, ठीक है। कह रहा जो सरफेस विंड्स होती हैं, ठीक है, ये स्पायरल करती हैं, ठीक है, इनवर्ड्स स्पायरल करती हैं इनवर्ड्स, कब, जब वो होती हैं सेंटर ऑफ द साइक्लोन, मतलब सेंटर ऑफ द साइक्लोन के अंदर ये स्पायरल करती हैं। बिल्कुल बात सही है, स्पायरल करती है सरफेस विंड्स, है ना, तो साइक्लोन बनती है। तो ये कह रीजन में एयर डिसेंडेड एट द सेंटर ऑफ द साइक्लोन, बिल्कुल बात सही है। जब सेंटर होता है ना साइक्लोन का, यहाँ पर जो है एयर डिसेंड करती है अंदर की तरफ, नीचे की तरफ डिसेंड करती है, ये बिल्कुल बात सही है। जब आपको साइक्लोन पढ़ाऊंगा ना अभी तो ये समझाऊंगा अभी, तो इसका आंसर क्या आएगा 46 का ए, तो दोनों ही सही है और आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 47 कह रहा है 60 से 65 डिग्री लेटीट्यूड इन बोथ द हेमिस्फीयर हैव लो प्रेशर बेल्ट इंस्टेड ऑफ हाई प्रेशर। अच्छा दोस्तों, यही क्वेश्चन मैंने आपको भी करवाया था ना कि ठीक है भाई 60 से लेकर 65 डिग्री लेटीट्यूड के अंदर चलो हो सकता है लो प्रेशर बेल्ट हो, लेकिन यहाँ पर ना तो नॉर्थ बोला ना तो साउथ बोला ना, ये बहुत बड़ी गड़बड़ कर देते हैं ये सारे बंदे, ठीक है, जो एग्जामिनर बना रहे हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जो है ये आपको ध्यान रखना है कि नॉर्थ बोलना है साउथ बोलना है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है 60 डिग्री से लेके 65 डिग्री लेटीट्यूड में बोथ द हेमिस्फीयर हैव लो प्रेशर बेल्ट इंस्टेड ऑफ हाई प्रेशर। और ये मैंने आपको देखो दोस्तों क्या बताऊँ, ये देखो डायग्राम देखो जरा, सब पढ़ा है, ये देखना जरा, ये देखो जरा, सब पोलर
लो प्रेशर, सब पोलर, लो प्रेशर। तो ये कौन सा रीजन है भाई? 60 से लेकर 65 ही तो है ये 60 से लेकर 65 ही तो है? ये 0 डिग्री है, 0 से 30, है ना भाई? बिल्कुल जाओ ना आप। चलो, तो लो प्रेशर बनाएगा, बिल्कुल सही है, सब पोलर लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर होगा। कह रहा था लो प्रेशर एरियाज आर स्टेबल ओवर द ओशियंस रादर देन ऑन लैंड। कह लो प्रेशर एरिया जो होते हैं ना, ये स्टेबल होते हैं ओशियंस पे, ठीक है, अगर तुम लैंड से कंपेयर करोगे तो। अब एक बात और दोस्तों, लो प्रेशर का मतलब समझते हो क्या होता है? कि मतलब ऊपर से जो है कोई भी जो है सिंकिंग ऑफ एयर नहीं हो रही है, इसलिए स्टेबल होता है, ठीक है। लेकिन कह रहा है ये ऐसा ज़्यादा होता है ओशियंस पे, ठीक है, लैंड पे नहीं होता। रीज़न क्या है लैंड पे? दोस्तों, आपको चीज़ और भी मतलब फैक्टर्स आ जाते हैं इसके अंदर, जैसे कि वाटर की जो है हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है और लैंड की हीट कैपेसिटी कम होती है ना? दैट इज़ मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड लैंड की। मतलब दोनों ही करेक्ट है, लेकिन इसकी वजह से थोड़ा लो प्रेशर बनता है। लो प्रेशर तो मैंने आपको बताया था ना कि हाई टेम्परेचर की वजह से बनता है ना? हाई टेम्परेचर की वजह से बनता है, ना कि स्टेबल होने की वजह से, ये सब की वजह से बनता है। मतलब इसका आंसर क्या होगा कि ए और आर तो ट्रू है, लेकिन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, क्या बता दो करेक्ट कौन सा है? और 48 में आपको यहाँ पर बोल रखा है कि इक्वेटोरियल रीजन द ईयर इज डिवाइडेड इनटू 4 मेन सीजन। अरे भैया, मैंने आपको बताया था कि भैया इक्वेटोरियल रीजन्स के अंदर कोई सीजन ही नहीं होता, कोई सीजन ही नहीं होता। रीजन क्या? रीजन मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ पर आपको थ्रू आउट द जो है रेनफॉल देखने को मिलेगी, हाई टेम्परेचर देखने को मिलेगा, इसलिए कोई सीजन ही नहीं होता, ठीक है, कोई सीजन ही नहीं आता। तो फर्स्ट तो यहाँ पर गलत है, फर्स्ट काट दो, फर्स्ट काट दो, फर्स्ट काट दो, आंसर आप लोग का अपना आ गया 3 एंड 4। सेकेंड बोला है कि इन मेडिटेरियन रीजन समर रिसीव मोर रेन। कह रहा है मेडिटेरियन में समर जो है ज़्यादा रेन जो है एक्वायर करती है, जबकि ये बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पर विंटर रेनफॉल होती है ना, विंटर में ज़्यादा होता है वेट, है ना? मैं आपको ऊपर ही पढ़ाया था कि विंटर में वेट सीजन होता है यहाँ पर और समर में ड्राई होता है, ठीक है। तो ये सेकेंड में गलत हो जाएगा। थर्ड बोला चाइना टाइप क्लाइमेट रेनफॉल अकर्स थ्रू आउट द ईयर। ये मैंने आपको पढ़ाया था कि मानसून वाला बिल्कुल रेनफॉल होता है यहाँ पर, ठीक है। कोई साइक्लोन बनते हैं, है ना? ट्रॉपिकल हाईलैंड्स एग्जिबिट वर्टिकल जोनेशन ऑफ डिफरेंट क्लाइमेट्स। तेरा जो ट्रॉपिकल हाईलैंड्स होते हैं ना, वहाँ पर आपको मतलब एल्टीट्यूड के अंदर जो है डिफरेंट क्लाइमेट्स देखने को मिलेंगे। बिल्कुल बात सही है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, तो डिफरेंट आपको क्लाइमेट्स देखने को मिलेंगे। 49 कह रहा है फॉर शॉर्ट टर्म क्लाइमेटिक प्रिडिक्शंस which one of the following events detected in the last decade in associated with the occasional weak monsoon rains in India in subcontinent। अरे वाह, मानसून वाला है क्वेश्चन है, और अभी मैंने आपको कराया था कि एल नीनो और सदर्न ऑस्ट्रेलिया का जो है बैड इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इंडियन मानसून के ऊपर, ठीक है। क्यों होता है ये सब मैंने आपको मानसून बारे में पढ़ा रखा है, ठीक है, इसको एनसो ही बोल सकते हो आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट सेकंड, ठीक है। हाँ, देखते हैं क्या बोल रहा है ये। कि यहाँ पर दे रखा है लोकल विंड और यहाँ पर दे रखा है रीजन। यहाँ दे रखा है आपको लोकल विंड और यहाँ रखा है रीजन, और ये तो मुझे आपको पढ़ाना भी है दोस्तों अभी, है ना? कोई वीडियो आने वाली है मेरी इसके ऊपर भी। तो यहाँ पर दे रखा है फ्योन एक विंड है, एक सिमुम, एक है सेंटा है ना, एक है जोंडा, ठीक है, जोंडा नाम पढ़ के हंसी आती है। ठीक है, रीजन आपको अर्जेंटीना, कुर्दिस्तान, कैलिफोर्निया, एल्प्स। अब इसको बताओ, मैच करना है आपको, इसको क्या करना है आपको? मैच करना है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि भैया फोन जो है आपको देखने को मिलेगी, जो फोन जो है लोकल विंड, ये एल्प्स के अंदर देखने को मिलेगी, और मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, डोंट वरी, ठीक है। तो ये आपको मिलेगी एल्प्स के अंदर। तो इसका क्या होगा? ए का 4 होगा। ए का 4 आपको देखो कहाँ कहाँ मिल रहा है, आपको मिल रहा है बी और डी के अंदर।
बी और डी के अंदर मिल रहा है। और देखो यहाँ पर बी का 2 दे रखा है, तो दैट मीन्स की सिमम कहाँ मिलेगा आपको? कुर्दिस्तान में ही मिलेगा, ठीक है, कुर्दिस्तान में ही मिलेगा। बाकी सेंट एना कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा दोस्तों कैलिफोर्निया में मिलेगा। तो ये हो जाएगा सी का 3। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? बी आएगा, ठीक है। और जोंडा कहाँ मिलेगा आपको? जोंडा मिलेगा अर्जेंटीना में, ठीक है, याद कर लो इसे। लोकल विंड्स और पढ़ाऊंगा भी, ये लोकल विंड्स बनती कैसे हैं वैसे, सब कुछ पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। और वीडियोस आने वाली हैं, अभी आ भी जाती हैं, मुझे थोड़ा सी साइड के ऊपर वीडियो लानी पड़ गई। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रोरिंग फोर्टीज। अब ये रोरिंग फोर्टीज क्या होती हैं, है ना? ये सब मैं आपको जो है पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। रोरिंग फोर्टीज ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर पूछा है दे ब्लो अनइंटरप्रेटेड इन द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। कह रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में ये अनइंटरप्टेड जो है ब्लो कर जाती हैं, ठीक है, इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। अब एक बात और, रोरिंग फोर्टीज है, खुद बोल रहा है फोर्टीज, ठीक है, खुद बोल रहा है फोर्टीज में, मतलब ये 40 से लेके 50 डिग्री तक चलती हैं, पूरे में थोड़ी चलती हैं, ठीक है, खुद बोल रहा है रोडिंग 40 में। तो ये थोड़ी ना मतलब सब में तुम बिना अनइंटरप्टेड तुम चल लोगे, तो फर्स्ट तो यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा ना, अपना आप ही आंसर आया था बी। कह रहा दे बिलो विद ग्रेट स्ट्रेंथ एंड कंसिस्टेंसी, ये फिर कॉन्स्टेंसी, बिल्कुल ठीक है। कह रहा देयर डायरेक्शन इज जनरली फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट। कह रहा नॉर्थ वेस्ट से लेके ईस्ट चलती हैं सदर्न हेमिस्फीयर में। चलो ये भी याद कर लो। ओवरकास्ट स्काइज, रेन, रो वेदर आर जनरली एसोसिएटेड विद देम, ठीक है। रो वेदर ओवर स्काइज ये इससे रिलेटेड है, रोरिंग फोर्टीज से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, अर्सर्जन दे रखा है, रीजन दे रखा है। क्या ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ निप टाइड हाई टाइड इज बिलो नॉर्मल एंड लो टाइड इज अबव नॉर्मल। वैसे आपको मैं ये ओशियनोग्राफी में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है निप टाइड्स अकर्स ड्यूरिंग द न्यू मून इंस्टेड ऑफ फुल मून। वैसे दोस्तों एक बात मैं आपको और बताऊं कि ये फिनोमेना बाकी मैं आपको यहाँ तो नहीं समझाने वाला, मैं आपको जब ओशियनोग्राफी पढ़ाऊंगा ना उसके अंदर पूरा डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि इसके अंदर डायग्राम की जरूरत होगी मेरे को समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि आप देखोगे ना टू द टाइप ऑफ निप टाइड, जब निप टाइड बनता है तो हाई टाइड जो होती है, हाई टाइड जो ज़्यादा एल्टीट्यूड की होती है वो नॉर्मल से बिलो होती है, और लो टाइड जो है अबव नॉर्मल हो जाती है, और लो टाइड अबव नॉर्मल होती है। ये बात बिल्कुल ठीक है, निप टाइड में ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन इसने रीजन दिया निप टाइड्स अकर्स ड्यूरिंग द न्यू मून इंस्टेड ऑफ फुल मून। ये गलत दे रखा है, ये गलत दे रखा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? इसका आंसर आएगा सी, ठीक है। ए इज टू और आर इज फुल। 52 का एक बार मैं आपको माइंड मैप भी दिखा देता हूँ। ये देखो फॉल्स है यहाँ पर सेकंड वाला, ठीक है। तो ये निप अकर्स होता है फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर, इट इज स्प्रिंग कहते हैं उसे, है ना, इट इज न्यू और फुल मून में। तो ये गलत हो जाएगा आपका। 53 पे आते हैं। 53 कह रहा है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ अपवर्ड्स। अरे वाह, कितना इजी क्वेश्चन है, बच्चा भी कर देगा, बच्चा भी कर देगा। ट्रोपोस्फीयर आता है, फिर स्ट्रेटोस्फीयर आता है, फिर मेसोस्फीयर, फिर हाइड्रोस्फीयर, सी। 54 कह रहा है which of the following countries is the largest producer of the fuel wood in the world। कह रहा फ्यूल वुड मतलब ऐसी लकड़ी जो फ्यूल की तरह काम कर जाए, तो उसका जो है लार्जेस्ट क्या है, प्रोड्यूसर है। और बताओ इनमें से कौन सी बड़ी कंट्री है जो लार्ज प्रोड्यूसर बन सकती है, बताओ मुझे। यहाँ पर एक ही कंट्री दिख रही है ऐसी, रसिया, ठीक है, जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होगी फूल वुड का इन दी वर्ल्ड, ठीक है। चलो 55 अर्थशास्त्र रीजनिंग वाले ही क्वेश्चन है, और सिर्फ हमारे ये 2 क्वेश्चन ही बचे हैं, ठीक है, जो लास्ट यूपीएससी ने पूछे हैं आपके 1999 में, ठीक है। इसके साथ हमारे क्लाइमेटोलॉजी के सारे 35 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे,
ठीक है, तो कर लेते हैं इन्हें भी फटाफट। ए में बोल रहा है कि एरियाज लेइंग विद इन 5 to 8 डिग्री लैटिट्यूड ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर रिसीव रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। बिल्कुल बात सही है, इक्वेटर के पास में तो नॉर्थ में और साउथ में दोनों जगह बारिश होंगी। ठीक है, सही है। कह रहा हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी कोज कन्वेक्शन रेनफॉल मोस्टली इन न्यून नियर द इक्वेटर। नून 4 o'clock रेनफॉल, बिल्कुल बात सही है भाई, दोनों ही करेक्ट है। ए आंसर, बहुत ही सिंपल, कितनी बार करवाऊंगा आपको ये समझाऊंगा, है ना। अब ये बोला मैच लिस्ट 1 to लिस्ट 2, यहाँ पर टिम्बर दे रखा है, यहाँ कंट्री दे रखा है। अब बताओ टेक कहाँ मिलेगा, टेक कहाँ मिलेगा, और टेक कौन सा मतलब ट्री है, डेसिडियस है, एवरग्रीन है, ये भी मुझे आप बता दो। ठीक है, टेक कहाँ मिलेगा, है ना, और डेसिडियस है या एवरग्रीन है, ये भी मुझे फटाफट आप बता दो। तो टेक आपको देखो कनाडा में नहीं मिलेगा, मैक्सिको में नहीं मिलेगा, हॉन्डुरस में नहीं मिलेगा, म्यांमार मिल जाएगा, ये डेसिडियस है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी का क्या होगा दोस्तों, 1 होगा, और 1 आपका इसमें है और इसमें है, तो ये तो नहीं होने वाला। ठीक है, और देखो सी वाले में यहाँ पर 4 दे रखा है। ठीक है, तो महागोनी महागोनी कहाँ मिल रहा है, हॉन्डुरस से मिल रहा है, कंट्री में, हॉन्डुरस कंट्री कोई, हॉन्डुरस। ठीक है, अब सिटार देखना है, सिटार कहाँ मिलेगा, तो सिटार आपका मिलेगा दोस्तों मैक्सिको के अंदर। ठीक है, मैक्सिको में मिलेगा, और डुगलस फिर कहाँ मिलेगा आपका, कनाडा के अंदर मिलेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, इसका आएगा आंसर बी, बी इज करेक्ट। तो हमने सारे क्लाइमेटोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जितने भी यूपीएससी ने पूछे थे लास्ट 35 ईयर्स में। नेक्स्ट जो हम करेंगे क्वेश्चंस, वो करेंगे इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, और इसके अंदर हम यही सारे क्वेश्चंस होंगे कि बताओ इनमें से कौन सा जो है नेटिव है इंडिया का। ठीक है, ट्रीज, है ना, और रिवर्स के ऊपर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मेनली रिवर्स के ऊपर क्वेश्चन है, और मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन है सारे। तो मैं इसको मतलब मैपिंग के थ्रू कराऊंगा क्वेश्चंस को। ठीक है, मैप के थ्रू कराऊंगा क्वेश्चन को, माइंड मैप के थ्रू नहीं, मैप के थ्रू कराऊंगा इन सारे क्वेश्चंस को। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है इन्हीं टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे। 110 क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं लास्ट 35 ईयर्स में इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट से। ठीक है, तो फिजिकल है, दैट मीन्स कि मैपिंग का क्वेश्चन है ये, और मैपिंग से सबसे ज़्यादा यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसको तो अच्छे से तैयार करना है, और ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन करा दूंगा, 110 करा दूंगा सारे के सारे। ठीक है, वो भी डेप्थ में करा दूंगा, एक एक मैप दिखा दिखा कराऊंगा। तो दोस्तों हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, बाय।